उनके साथ नहीं थे, उनके लिए मैं थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा उनका। तो पहला इंट्रोडक्शन दूंगा मैं एक अमोक पंडित जी का। तो अमोक पंडित जी हमारे रणजी ट्रॉफी प्लेयर है जो गोवा से खेले हुए। शायद वो रणजी ट्रॉफी के उनके टाइम में रणजी ट्रॉफी विनर भी थे वो, गोवा की टीम। देन वो राजस्थान रॉयल के लिए एक स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग का काम करते राजस्थान रॉयल के लिए। उन्होंने लेवल 1 कोचिंग भी कर रखा है। तो एक हमारे हमारे जो टीम का विजय का श्रेय है, उनमें उनका कंट्रीब्यूशन भी बहुत मायने रखता है। दूसरे जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो सौरभ वालकर जी, जो एक वीडियो एनालिस्ट के तौर पे हमारे टीम के साथ गए थे। जो उन्होंने राजस्थान रॉयल के लिए भी काम किया है और ऑलमोस्ट दुनिया में होने वाले हर प्रीमियर लीग में वो वीडियो एनालिसिस का काम करते हैं। एंड वेरी वेल नोन पर्सनालिटी इन ऑल इंटरनेशनल प्लेयर्स। मैंने सुना है कि हर इंटरनेशनल प्लेयर सौरभ वालकर जी को पर्सनली जानता है। सो दैट इज अ ग्रेट अचीवमेंट। रिसेंटली जो T10 हुआ था, आई थिंक यूएई में हुआ था, उसमें युवराज युवराज सिंह के टीम के भी वीडियो एनालिस्ट थे। So I welcome Saurabh Walkar sir ji also, and another person who is Sunil Rajguru. He is a massager. He was a massager with our team. वो भी एक पर्सनालिटी है, एक स्पिरिचुअल पर्सनालिटी है, मैंने सुना है। ताकि ये सब लोगों के साथ मेरा पर्सनली इंटरेक्शन कभी नहीं हुआ है, पर ये जो सुनी हुई बातें है वो, ये तो उससे लगता है कि हर पर्सनालिटी एक इंडिविजुअल में बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो ये सुनील राजगुरु जी है, उनके ये मसाजर तरीके थे हमारे प्लेयर्स के साथ। हमारे प्लेयर का कंडीशनिंग करने का काम उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से किया था। एक स्पिरिचुअल मैन है, ऐसा सुना है कि वो पूजा पाठ में लगे रहते हैं। उनकी वजह से एक स्पिरिचुअल टच आता है टीम में, टीम के माहौल में। तो एक बहुत ही उम्दा इंसान है। तो आई वेलकम देम ऑल। इकरान शर्मा जी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये बड़े लॉयर है, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर के तौर पर काम कर रहे हैं। नागालैंड गवर्नमेंट से वो सुप्रीम कोर्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। So I welcome इकरान शर्मा जी also. Thank you. So आज की ड्रेसिंग रूम की बातें शुरू करने के ये इसमें मैं हमारे जो सपोर्ट स्टाफ टीम थी जिन्होंने वर्ल्ड कप जीतने में एक बहुत अच्छी कामगिरी करी थी, तो मैं उनको पूछना चाहूंगा कि आप कुछ अपने रोल के बारे में डिफाइन कीजिए कि आपने क्या वहाँ पे, हमारे बच्चों में यानी नॉर्मल प्लेयर और हमारे बच्चों में थोड़ा सा अंतर है, तो आपने उधर क्या पाया हमारे बच्चों में। तो आई वुड लाइक टू हैंड ओवर टू सौरभ वालकर जी, आपसे शुरू करते हैं। थैंक यू। जब मैं वहाँ पे आया और वहाँ पे सब प्लेयर से मिला और हर एक का मैंने फिजिकल डिसेबिलिटी जो था वो मैंने देखा, और वहाँ से वो जिस प्रकार से वो बैटिंग कर रहे थे, बॉलिंग कर रहे थे, वो मतलब मैं अभी भी परेशान हूँ या हैरान हूँ वो देख के कि वो कैसे मैनेज कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग जो फिजिकली जो अच्छे हैं उनको हम लोग बताते हैं, उनको डिफिकल्टी आता है कभी कभी मैनेज करने के लिए। लेकिन ये बच्चे जो भी हम लोग बता रहे थे, जो भी टेक्निकली बातें कर रहे थे, वो जल्दी से कैच कर रहे थे और वो उनको अप्लाई भी कर रहे थे। तो बहुत अच्छा लगा उनके साथ टाइम स्पेंड करने के बाद। थैंक यू सौरभ जी। और हमारे साथ जो दूसरे मेहमान जुड़े हुए हैं, अमोक पंडित जी, वो स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग का काम किया है उन्होंने हमारे बच्चों के साथ। तो अमोक जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या स्ट्रेंथ में हमारे बच्चे कहीं कम है, क्या कंडीशनिंग में हमारे बच्चे कहीं कम है, या उनको क्या करना चाहिए आगे जाके, और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा कि आप नॉर्मल बच्चों में और हमारे बच्चों में क्या फर्क देखते हैं। अभी मेरा फर्स्ट कैंप जो इनके साथ हुआ वो हुआ बदलापुर में। जो मेरा सिर्फ एक ओरिएंटेशन था, उनके साथ पहचान होने के लिए वो एक 2 दिन का जो सेशन था जहाँ पे मैचेस ज्यादातर खेले गए। मेरा पार्ट उतना ज्यादा नहीं था। लेकिन उसके बाद हम हरियाणा में गए। तो हरियाणा में जो उनका फिटनेस टेस्टिंग हुआ, और वहाँ पे मेरे दिमाग में कैसे था कि मुझे फिटनेस टेस्टिंग थोड़ा ऑल्टर करना पड़ेगा, थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ
whatever रिस्ट्रिक्शन, जो कोई भी रिस्ट्रिक्शन हैं इनमें, मुझे थोड़ा ऑल्टर करना पड़ेगा। लेकिन जैसे मैं वहां पे गया, थोड़ा फर्स्ट डे ऑफ जो असेसमेंट रहता है, जिसको मूवमेंट असेसमेंट बोलते हैं, जिसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि हमें अपने फिटनेस टेस्ट जो हैं वो अल्टर करने चाहिए, चेंज करने चाहिए, मॉडिफाई करने चाहिए या नहीं चाहिए। लेकिन फर्स्ट डे जो हमने मूवमेंट असेसमेंट बच्चों के साथ किए, तब मुझे ऐसे लगा कि ये बच्चे नॉर्मल जो टेस्ट हैं वो नॉर्मल टेस्ट कर सकते हैं। और हमने वही टेस्ट किए जो मैं यहाँ पे अंडर 16, अंडर 19, अंडर 23 रणजी ट्रॉफी मुंबई में जो टेस्ट होते हैं, फिटनेस टेस्ट, वही किए। सिर्फ बदलाव इतना था कि जो नॉर्म्स रहते हैं जिसके साथ हम कंपेयर करते हैं कि भाई ये बच्चा अब इम्प्रूवमेंट के लिए और इसको कितना जाना है, वो नॉर्म्स मेरे पास नहीं थे, बिकॉज दिस वाज द फर्स्ट टाइम। तो अभी मैंने ये साल का जो पूरा डेटा है वो मैंने कलेक्ट किया है। अगले साल या अभी जो आने वाला सीजन है, तब कभी भी अगर हमें ये कंडीशनिंग कैंप का मौका मिलेगा इन बच्चों के साथ, तो वही जो डेटा है उसके साथ एक्सक्यूज मी, उसके साथ हम उनका डेटा कंपेयर करके हम बोल सकते हैं कि भाई अभी एज फार एज पीडी क्रिकेट इज कंसर्न, फिजिकल डिसेबिलिटी क्रिकेट इज कंसर्न, आपको इम्प्रूवमेंट कितना करना है, क्योंकि नॉर्मल एबल्ड क्रिकेटर के साथ हम इन्हें कंपेयर नहीं कर सकते। तो इनका एक नॉर्मेटिव डेटा अभी हम करने के पीछे लगे हुए हैं, जहाँ पे डेटा कलेक्शन के बाद ही ये कर सकते हैं। और उसके बाद हम बच्चों को बोल सकते हैं कि भाई आपको इतना इम्प्रूवमेंट अभी लाना है आपके फिटनेस में। लेकिन ओवरऑल इनका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया था इन टर्म्स ऑफ फिटनेस टेस्टिंग मैचेस में। और हालांकि इंग्लैंड जाने के बाद हमें जहाँ पे हम सुन रहे थे कि इंग्लैंड वर द फेवरेट्स एंड इंडिया वाज डेफिनेटली द अंडरडॉग, लेकिन जैसे हमारी टीम वहां पे खेली राइट थ्रू आउट द सीरीज, और जो कमिटमेंट दिखाया ऑन द फील्ड एंड ऑफ द फील्ड एज वेल, एज अ टीम सब जगह घूमते थे, तो दैट वाज डेफिनेटली a worth thing that needs to be mentioned here. थैंक यू अमोद जी। जो कॉम्प्लीमेंट आपने हमारे बच्चों को दिया है कि नॉर्मल क्रिकेटर से हमारे बच्चे कोई कम नहीं है, जैसे नॉर्मल क्रिकेटर्स को आप ट्रीट करते हैं वैसे ही आपने हमारे बच्चों को भी ट्रीट किया। शायद आपको उनमें वो पोटेंशियल लगा होगा कि ये बच्चों में भी वो पोटेंशियल है, और ये पोटेंशियल शो करने के लिए आपने भी उनसे 100% करवा के लिया, जिसका रिजल्ट आज है कि आपने जो बोला कि वर्ल्ड सीरीज में हमारे बच्चों का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। उनका बॉडी लैंग्वेज भी मैंने देखा है कि हमारे बच्चों का बॉडी लैंग्वेज भी बदल गया था, एक बॉन्डिंग भी आ गया था उनको। तो ये जो असर है, ये सब आपके प्रेजेंस का असर है। आप लोगों ने जो टीम बॉन्डिंग क्रिएट किया था, सौरभ वालकर जी ने बोला कि नॉर्मल बच्चे जैसे ही खेलते हैं नॉर्मल बच्चों से, और इनमें कोई फर्क नहीं लग रहा ज्यादा। और आप लोग जैसे कि अभी डाटा कलेक्ट कर रहे हैं प्लेयरों का, और उनपे कंडीशनिंग के लिए क्या कर सकते हैं, अलग कुछ करना है, अलग ट्रीटमेंट करना है, वर्कआउट क्या करना है, तो दैट इज एक अचीवमेंट हो जाएगा वो हमारे ऑल इंडिया क्रिकेट एसोसिएशन के लिए, कि हम लोग एक अलग तरह से सोचने लगे हैं, क्रिकेट को एक अलग नजरिए से देख रहे हैं। जैसे कि इंग्लैंड को फेवरेट देख रहे थे कि इंग्लैंड शायद फेवरेट हो सकता है। क्यों फेवरेट लगता है? तो उनके पास वो रिसोर्सेस है, उनका प्लानिंग अच्छा होता है, और वो उस तरीके से एग्जीक्यूट करते वो प्लानिंग को, इसलिए वो फेवरेट लग रहे थे। पर इस साल हमारा प्लानिंग और एग्जीक्यूशन इतना परफेक्ट था कि शायद उसकी वजह से हम लोग एक भी मैच नहीं हारे। मैच हारे नहीं, हम लोग हार के नजदीक कहीं भी नहीं आए, हम लोग ऑलमोस्ट टॉप पे ही थे। एंड देन आई अगेन कम थैंक्स टू AICPC, क्योंकि जो 10 दिन हम लोग रेडिंग में रहे, जहाँ पे हमारा 10 दिन का कैंप हुआ, वो कैंप काफी क्रूशियल था फॉर आवर बॉयज टू गेट एक्लेमेटाइज्ड टू दिस कंडीशन। So definitely a big thanks to the entire management, AICPC. एग्जैक्टली ये एक AICPC के लिए भी एक अलग तरीके का अचीवमेंट है। एक मैनेजमेंट भी अलग तरीके से सोचने लगा है, प्लेयर्स भी अलग तरीके से सोचने लगे, और आप जैसे सपोज स्टाफ हमसे जब से जुड़े हैं, तो एक पूरा नजरिया गेम का अलग हो गया है, सोचने का तरीका अलग हो गया है, खेलने का तरीका अलग हो गया है। तो दैट इज अ ग्रेट अचीवमेंट, और ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वो इसमें एक्सप्लोरेशन और होता जाएगा, और एक निखार आता जाएगा, हर एक के खेल में भी निखार आएगा, और
उसका मैनेजमेंट में भी एक निखार आएगा, और वो आना भी चाहिए। जिस तरीके से नॉर्मल क्रिकेट में एक लेवल के बाद बीसीसीआई ने जो अच्छे अच्छे ये करे थे, नवे नवे इन्वेंशन किए थे, उसका जो रिजल्ट आ रहा है कि आज अपनी टीम वर्ल्ड में नंबर 1 है, तो वैसे ही हमारी पीडी टीम भी नंबर 1 ही रहनी चाहिए। उसके लिए हम लोग सब एफर्ट कर रहे हैं मैनेजमेंट के तौर पे, और आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं तो डेफिनेटली हम लोग एक एक अचीवमेंट के स्टेप्स पार करते जाएंगे। सो आई वुड लाइक टू थैंक्स अमुक सर, एंड देन अगेन आई विल कम टू सुनील राजगुरु जी, जो एक स्पेशल आदमी है, जिनके बारे में एक मैंने कुछ स्पेशल चीजें सुनी है कि इनको बोलते हैं कि गॉड्स टच है उनमें। उनके चेहरे से ही वो दिखता है कि वो एक, उनका चेहरे पे जो हंसी है, नॉर्मल स्माइल, उससे ही दिखता है कि ही इज अ स्पिरिचुअल मैन। एक बहुत अच्छा माइंड सेटअप उनका अच्छा है। ऐसे ऐसे सुना है कि मैंने प्लेयर्स को उन्होंने टच कर दिया तो प्लेयर का हील हो जाता था, कुछ मसल्स इंजरी वगैरह तो उनके टच से ही हील हो जाती थी, मसाज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो राजगुरु सर से मैं पूछना चाहूंगा, क्या हमारे प्लेयर्स कैसे लगे आपको, और उनके साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा था? ओवर टू राजगुरु सर। सबसे पहला तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ, क्या ऐसे सिटी में भी आप लोगों ने हमें सब सपोर्टिंग स्टाफ को एक करके आपने ये बता दिया कि ये टीम बॉन्डिंग आगे जाके बहुत और अच्छी होने वाली है। अच्छा, दूसरी बात है तो ये जो ड्रेसिंग रूम की जो बातें हैं, तो ये एक ऐसा एक्सपीरियंस रहा है, क्या इतने अच्छे टीम के लिए इतने अच्छे लोग मिले कि मैं क्या बताऊँ, क्या अगर आप ऐसे सोच भी नहीं सकते क्या ये यहाँ पे कोई किसी के ऊपर कुछ प्रेशर था, तो मुझे नहीं लगता है टॉप टू लेके एंड तक कोई प्रेशर नहीं था, कोई प्लेयर पे कोई प्रेशर नहीं था, और इतने सभी लोग अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, और इतने अच्छी तरह से हर प्लेयर हो, सपोर्टिंग स्टाफ हो, सबको उन्होंने अच्छी तरह से समझा के एक ही बात बोली थी लास्ट तक, क्या हमें टीम की असेटमेंट अच्छी रखनी है और हमारा टीम का माहौल हमें हमेशा अच्छा रखना है। इसके वजह से हमारे गेम में, हमारे हर सिस्टम में ये हमारे काम में आने वाली चीज है। और मुझे तो मैं टीम नहीं बोल सकता हूँ, ये मेरा परिवार है, और हमेशा मैं जिस जगह पे भी काम करता हूँ तो वो मेरा सौभाग्य है, क्या मेरी टीम मेरा भगवान है और मेरा सब कुछ है। मैं उस चीज से बहुत प्रेम करता हूँ, क्योंकि इतने, मैं तो सौभाग्य हूँ मेरा, क्या मुझे इतने अच्छे लोगों के साथ में काम करने मिला, जैसे अमुक सर है, वालिया साहब है, अमुक पंडित सर है, हमारे कोच साहब है, हमारे जो टीम के जितने भी मैनेजमेंट लोग हैं, उन्होंने इतनी अच्छी तरह से टीम को रखा, क्या मैं क्या बताऊँ आपको, वो मुझे बोलने के लिए उनके बारे में शब्द नहीं है। मगर टीम पूरे बच्चे लोगों की इतनी अच्छी मेहनत, उनको कोई बोल नहीं सकता है कि फिजिकल चैनलिस्ट टीम है। इतने एक हाथ न होके भी इन्होंने एक एक हाथ से सीख मारा है, और इतने अच्छी तरह से सर ने जो बोला, फिटनेस अच्छा, एनालिसिस अच्छा, हर सिस्टम उन्होंने जो बोला है, हर टीम ने वो फॉलो किया है। और सर एक चीज मैं आपको वो बताना चाहूंगा, क्या टीम में कभी ऐसा मायूस चीजें आपको एंड तक दिखी नहीं है, हमेशा सबके चेहरे में हमेशा एक स्माइल थी। बोलते हैं ना, इंसान में कितना भी दुख हो, मगर आपके चेहरे पे जो स्माइल होगी ना, तो आप सब सब चीजें भुला सकते हैं। तो ये चीज मुझे मुझे दिखी, और मैंने उस तरीके से भी काम किया है, और इन लोगों को देख के हमेशा मुझे लगता है क्या हम हम किसी से कम नहीं है, ये टीम हमारी किसी से कम नहीं है, और आगे चल के भी इन लोगों का अगर आशीर्वाद रहा तो ये टीम, मैं 100% बोलूंगा, ये इतनी ऊंचाई पे जाएगी, क्या लोग सोचते रह गए कि ये ऐसे प्लेयर इतने आगे जा सकते हैं। बस मेरी ये ईश्वर से प्रार्थना है, क्या इस टीम का हमेशा उसका ऊपर वाले का साथ मेरे टीम पे रखो, और ये जितने भी मेरे सभी लोग हैं उनको हमेशा ये दुआ देना, क्या ये हमेशा खुश रहे और ऐसे ही काम करते रहे सर, ये मेरी दुआ है सर। थैंक यू सुनील जी। इसीलिए आपको सब लोग शायद गॉड्स मैन बोलते हैं। मैं गॉड मैन नहीं बोलूंगा, गॉड मैन का तो वो इसलिए गॉड मैन नहीं बोला, गॉड्स मैन, जिसको भगवान का आदमी बोलते हैं ना। ये एक आप में एक वो टच है, वो दिखता भी है आपकी बात करने से। आपने दो चीज प्रायरली बताई कि एक चेहरे पे स्माइल क्यों होना चाहिए। स्माइल एक अपना
थोड़ा सा प्रेशर हल्का भी करता है और माहौल अपने आजू बाजू का बहुत अच्छा रखता है। एंड द सेकंड टाइम, और सेकंड बात आपने अच्छी की, एक हम लोग ने फैमिली की तरह, यानी ये मेरी फैमिली है करके मैं काम कर रहा था, और ये फैमिली के लिए जब हम लोग काम करते हैं तो ये पूरा अंदर से आता है, यानी आप 100% दे के काम करते हो। आपको ये नहीं लगता कि मैं किसी दूसरे का काम कर रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ। जॉब नहीं, फैमिली का कंट्रीब्यूशन हमारा 100% ही रहता है हमेशा। So that's a great thing. So again I will switch over to सौरभ वालकर सर। मैंने सुना है सौरभ सर के एक निरंजन सर में और आपने एक स्पेशल बॉन्डिंग था। ये कुछ अलग प्रकार के आपके एक्सपीरियंस सुने हैं, तो मैं एक्सपीरियंस बताने से मैं आपसे सुनना चाहूंगा कि वो क्या क्या ऐसे एक्सपीरियंस थे। मैंने सुना है कि आप दोनों को वो पार्टी मैन कह के बुलाते थे, यानी आपको पार्टी मैन समझा जाता था। आपने वो टीम का माहौल, यानी सिर्फ आपने वीडियो एनालिस्ट का काम नहीं किया है। मैं ये आपको पूछने की वजह यह है कि आपने सिर्फ वीडियो एनालिस्ट का काम नहीं किया है, आपने वो माहौल बना के रखा है, माहौल बना के रखा है जो सुनील जी ने आप बताया, एक फैमिली के तौर पे माहौल बना के रखा है और एक स्माइल बना के रखा बच्चों के चेहरे पे। तो ये आपने कैसे कंट्रीब्यूट किया, उस डायरेक्शन में कैसे कंट्रीब्यूट किया, वो पूछना चाहूंगा। पहले तो एक्चुअली ये जो बॉन्डिंग था, जो सपोर्ट स्टाफ का, अमोघ था, मैं था, निरंजन था, सुनील राजगुरु थे, सुलू सर भी थे। हम लोगों ने पहले एक साथ काम किया था और रणजी ट्रॉफी में एक साथ थे। तो हमको पता है कि अगर ड्रेसिंग रूम में अगर माहौल अच्छा हो, कोई प्रेशर ना हो, तो प्लेयर्स ऑटोमेटिकली अपना बेस्ट देते हैं टीम के लिए। तो वो ऑलरेडी एज ए सपोर्ट स्टाफ हम लोगों ने डिसाइड किया था कि कौन क्या क्या रोल करेगा। तो वही एक हैप्पी मोमेंट रखने का जो काम था वो सुलू सर ने मुझे और निरंजन सर को दिया था, और वही हम लोग कर रहे थे टीम में। जो भी कोई फनी कुछ बात करे या फिर कुछ बात करने से या कुछ हरकतें करने से लोगों का प्रेशर कम हो जाए, और साइमल्टेनियसली वो उतने फोकस भी रहे मैच से पहले या मैच के और प्रैक्टिस में। तो वो हम लोग 2011 से एक साथ करते आए हैं, मैं और निरंजन। तो और हमारा एक ही मंत्र है कि काम मेहनत से करो और पार्टी हार्ड करो। तो हम लोग आफ्टर द गेम हम लोग न्यू प्लेस, न्यू सिटी हम लोग घूमने भी जाते थे। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो ये आपका ये कंट्रीब्यूशन भी बहुत बढ़िया रहा। तो इसके बारे में बहुत सुना है एक्चुअली, ये पब्लिक फोरम पे हम लोग बात नहीं कर सकते। दैट्स अ ग्रेट थिंग। वो एक माहौल बना के रखना, ये फनी मोमेंट जो है वो प्लेयर को थोड़ा हल्का बनाते हैं, उससे उनका परफॉर्मेंस में एक निखार आता है। मैं अमोघ पंडित जी से बात पूछना चाहूंगा। सर, आपने राजस्थान रॉयल के लिए काम किया है, डेफिनेटली आपको एक अलग अलग इंटरनेशनल प्लेयर्स के भी एक्सपीरियंसेस होंगे। तो डोमेस्टिक प्लेयर के साथ तो आप हमेशा ही काम करते हैं, यानी डोमेस्टिक में तो आप काम करते ही है रणजी में वगैरह, पर राजस्थान रॉयल में आपको एक इंटरनेशनल प्लेयर्स का भी एक एक्सपीरियंस मिलता है। तो उनका कंडीशनिंग कैसे होता है, उनका स्ट्रेंथ, एक इंटरनेशनल प्लेयर का स्ट्रेंथ में कुछ फर्क ही होता है, नॉर्मल दिखता है कि वो कुछ अलग मेहनत करते हैं या क्या करते हैं? तो प्लीज उसके बारे में कुछ बताइए। एक तो अगर आप देखने जाए तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीकन, ये जो कंट्रीज हैं उनमें स्पोर्टिंग कल्चर बहुत ज्यादा है, जहाँ पे बहुत सारे स्पोर्ट्स बचपन से खेले जाते हैं, स्कूल में बोलो, यूनिवर्सिटीज में बोलो, कॉलेजेस में बोलो। तो उसकी वजह से जिसको हमारे ट्रेनिंग पार्लांस में जिसको मल्टीलैटरल ट्रेनिंग बोलते हैं, यानी एक बच्चा जब बहुत सारे स्पोर्ट्स खेलता है तो जाहिर सी बात है कि उसके मूवमेंट्स बहुत ज्यादा क्रिस्प होते हैं, बहुत ज्यादा अच्छे रहते हैं। जबकि अगर आप इंडियन पॉपुलेशन देखो, इंडियन अगर माता पिता देखोगे, तो आप इमीडिएटली जानने लग जाओगे कि एक बच्चा है, उसके मम्मी पापा उसको एट द एज ऑफ 6 से ही 7 से सचिन तेंदुलकर बनाना चाहते हैं। यानी सिर्फ यूनिडायरेक्शनल अप्रोच है, सिर्फ क्रिकेट खेलना, क्रिकेट खेलना, क्रिकेट खेलना। और अगर आपने देखा रहेगा कि बहुत सारे इंडियन प्लेयर्स फुटबॉल खेलते वक्त इंजर्ड हुए एज अ वार्म अप। हालांकि वो एक स्पोर्ट है, वो खेलते वक्त इंजरी नहीं होनी चाहिए, और ये इंजरीज कहीं पे रफ टैकल उसकी वजह से नहीं हुए। इट इज बिकॉज ऑफ डायरेक्शन चेंज करते वक्त, बॉल लेके जब डायरेक्शन चेंज करते उस वक्त हुआ। और ये क्यों होता है? क्योंकि क्रिकेट में वो इमीडिएट चेंज ऑफ डायरेक्शन नहीं रहता।
तो जब हम सिर्फ एक स्पोर्ट जब खेलते रहते हैं तो हमारा वी आर यूनि डायरेक्शनल जिसको बोलते हैं, एक डायरेक्शन में ही हमारा ट्रेनिंग, हमारी बॉडी कंडीशन होती रहती है। लेकिन जब आप एबी डिविलियर्स को देखोगे, आप जॉन्टी रोड्स देखोगे, या वार्नर हैं, ऐसे बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं, योहान बोथा है जो वालकर का बहुत बहुत अच्छा दोस्त है। तो ये जो क्रिकेटर्स हैं, हम बोलते हैं कि आप बचपन से फिट है, नहीं। अगर आप देखोगे ये बहुत सारे स्पोर्ट्स खेलते हैं। अगर योहान बोथा को आज रिटायर होने के बाद अभी कोच का हैट पहना है उन्होंने, तो अगर आप अभी भी देखोगे तो 160-150 किलोमीटर की साइकिलिंग करते हैं। जब साइकिल एक दिन निकाली सुबह और साइकिलिंग पे चले गए, बॉम्बे पुणे का डिस्टेंस कवर कर दिया साइकिल पे। तो ये उनका फिटनेस लेवल, फिटनेस करने का तरीका है। तो जैसे आपने बोला कि जो दूसरे नेशन है उनका फिटनेस क्यों है, क्योंकि उनके बचपन से ही उनके इसमें स्पोर्टिंग कल्चर है, जो अलग अलग स्पोर्ट्स खेलते हैं, तो जिसकी वजह से ये फिटनेस अपने आप तैयार होता है और उनका इंक्लिनेशन रहता है फिटनेस करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल अमोक जी, एक अच्छा एक्सपीरियंस आपने बताया। तो मैं ये इसके कंटिन्यूएशन में आपको पूछना चाहूंगा, क्या आप हमारे बच्चों को भी सजेस्ट करेंगे कि वो भी कुछ ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, ताकि थोड़ा सा मल्टी डायरेक्शनल कुछ अप्रोच उनका हो जाए? अभी ऑफ सीजन में किया कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये मल्टी डायरेक्शनल, अगर यहाँ पे कोई भी माता पिता सुन रहे हैं जहाँ जिनके छोटे बच्चे हैं, जो अभी हाल ही में जिन्होंने क्रिकेट खेलना या कोई भी स्पोर्ट खेलना शुरू किया है, तो उनको उनके लिए मेरी एक ही सलाह रहेगी कि बच्चों को अलग अलग स्पोर्ट में, एटलीस्ट 2 से 3 अलग अलग स्पोर्ट में डालें, जिसमें स्विमिंग एक हो गया, और स्पोर्ट खेलना नहीं है जस्ट फॉर देयर एंटरटेनमेंट, कि वो एक स्पोर्ट के साथ बोर ना हो जाए। एक वो रीजन है कि आप अलग अलग स्पोर्ट खेलें, और जैसे वो खेलते जाएंगे वो अपना वो 3 या 4 स्पोर्ट में से एक स्पोर्ट सिलेक्ट करेंगे। जैसे आपने एबी डिविलियर्स का देखा रहेगा, 4 से 5 स्पोर्ट वो खेला है। तो वो बंदे का केस बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सुनने लायक है। उसके पिताजी जो थे वो रग्बी प्लेयर थे, जो स्टेट के लिए रिप्रेजेंट कर जिन्होंने किया है। और जब एबी डिविलियर्स ने उनके पिताजी ने एबी को दोनों स्पोर्ट में डाला था, हालांकि 3 स्पोर्ट में डाला था, जिसमें रग्बी एक था, क्रिकेट था, और एक कोई तो स्पोर्ट था जिसमें वो पार्टिसिपेट कर रहे थे। लेकिन डिविलियर्स ने क्रिकेट को चुना, और हॉकी था थर्ड, तो क्रिकेट को चुना, जिसकी वजह से एबी डिविलियर्स के पिताजी बहुत नाराज हुए। पहले 3 साल एबी डिविलियर्स के इंटरनेशनल क्रिकेट का एक भी मैच उनके पिताजी ने नहीं देखा जाके, क्योंकि वो बहुत गुस्सा थे कि भाई मुझे मेरे बच्चे ने एक मैनली स्पोर्ट खेलना चाहिए, जो है रग्बी। तो ऐसे 3-4 स्पोर्ट जब कभी भी कोई प्लेयर खेलता है, तो हमें वो जो फिटनेस वो कैरी फॉरवर्ड करता है किसी चोजन स्पोर्ट में, वो अपने आप दिखता है। अगर आप जॉन्टी रोड्स को देखोगे, जॉन्टी रोड्स हैज रिप्रेजेंटेड द कंट्री इन 2 डिफरेंट स्पोर्ट्स, हॉकी और क्रिकेट, और जिसकी वजह से उसकी एजिलिटी, उसका चेंज ऑफ डायरेक्शन, बॉल के ऊपर जाना, वो सब दिखाई देता है वहां पे। एंड दैट इज बिकॉज ऑफ जो दूसरे स्पोर्ट्स जो खेले हैं, उसकी वजह से वो कैरी फॉरवर्ड कर लिया है ये स्पोर्ट में, क्रिकेट में। तो अगर आप मुझे अपने बच्चों के लिए बोलेंगे तो हाँ, ऑफ सीजन में खेलना चाहिए, लेकिन अगर बचपन से स्टार्ट करे तो बहुत बेटर रहेगा, अगर कोई माता पिता सुन रहे हैं। तो अगर अभी से करना है, अभी वो स्पोर्ट खेल सकते हैं, अगर अवेलेबल रहेगा। अभी लॉकडाउन के दौरान तो डेफिनेटली कुछ अवेलेबल नहीं रहेगा, लेकिन स्पोर्ट जैसे बैडमिंटन हो या टेनिस हो, वो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खेल सकते हैं। तो अगर वो स्पोर्ट अवेलेबल है तो डेफिनेटली खेल सकते हैं। बढ़िया बढ़िया, थैंक यू अमोक जी। हम लोग आगे बढ़ने से पहले मैं आई वुड लाइक टू वेलकम सुलक्षण कुलकर्णी सर, और ये हमारे जो आज के सब गेस्ट है, जो हमारे स्पेशल गेस्ट थे, जिनको कहा जाता है कि सुलक्षण कुलकर्णी सर के शार्प शूटर है ये। और ये तो सब यानी बंदूक सुलक्षण सर के हाथ में थी, और ये निशाने सब ये लोग लगा रहे थे। तो इट्स अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम योर साइड आल्सो। तो आपकी तरफ मैं आऊंगा ही, पहले इनके साथ बात कर रहा हूँ।
तो मैं एक सवाल मेरे मन में ये था सौरभ वालकर सर के लिए कि आपने बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ वीडियो एनालिसिस का काम किया है। बेसिकली ये कंसेप्ट हम लोग समझना चाहते हैं। जो बच्चों ने आपके साथ काम किया है ये सब कुछ आपको तो आपका काम पता ही है। एक वीडियो एनालिसिस का मेन रोल क्या होता है ये समझना चाहते हैं, क्योंकि जो बच्चे आज नए जुड़ रहे हैं यहाँ पे तो इनको भी पता होना चाहिए कि वीडियो एनालिसिस क्या होता है और वीडियो एनालिसिस का महत्व क्या है ये खेल में नहीं कोई भी खेल में। तो वो हम लोग आपसे सुनना चाहेंगे। वीडियो एनालिसिस देखो आप दो टाइप के होते हैं। एक तो आप प्लेयर्स के क्रिकेटिंग टेक्निक इंप्रूव करने के लिए आप यूटिलाइज करते हो। जो कोच को बताना है प्लेयर्स को वो आप वीडियो निकाल के उनको सॉफ्टवेयर के थ्रू दिखा सकते हो और एक एक फ्रेम वाइज आप कैप्चर कर सकते हो उनके मोमेंट। और सेकेंड थिंग उनकी इंजरीज अवॉइड करने के लिए वो बहुत यूजफुल है। कहाँ पे उनका अगर जब वो फास्ट बॉलिंग कर रहे हैं तो उनका लोड उनका एंकल पे आ रहा है या लोअर बैक पे आ रहा है तो वो हम लोग कैसे कम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कोच। वो हम लोग उनको वहाँ पे बता सकते हैं। दूसरा यूज ऑफ एनालिसिस ये है कि हम लोग स्ट्रेटेजीज बनाते हैं अपने टीम के लिए विद द हेल्प ऑफ वॉट एवर डेटा वी हैव, वॉट एवर स्टैट्स हमारे पास है या फिर जो भी ओपोनेंट्स के वीडियोस हमारे पास है तो वो वीडियोस हम लोग एनालाइज करें एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं हमारे टीम के लिए और वो स्ट्रेटेजी हम लोग टीम में डिस्कस करते हैं और अकॉर्डिंगली टीम का प्लान बन जाता है। ओके, थैंक यू। Saurabh, can I come in? Yes, sir. या Can I come in? Yes, sir. Yes, sir. सौरभ, अभी जो सौरभ ने मुझे बताया कि वीडियो एनालिसिस का रोल, ये मेरे हिसाब से जो कोच रहता है, कोच अपनी स्ट्रेटेजी बनाता है, वैसे ही उनका रोल वैसे ही उतना ही इक्वली इम्पोर्टेंट रोल है। वो कोच का ही रोल प्ले करता है एज फार एज स्ट्रेटेजी एंड एनालिसिस कंसर्न, क्योंकि उनका इनपुट्स मैं जो अच्छे लेवल पे बोल रहा हूँ, यानी फर्स्ट क्लास लेवल पे या अंडर 19 के लेवल पे भी या इंटरनेशनल लेवल पे तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन वीडियो एनालिस्ट का इनपुट्स बहुत इम्पोर्टेंट होता है। छोटी छोटी बातें जहां से गेम टर्न हो सकता है, जिसका हम लोग बोलेंगे कि जीतना और हारना, उसमें एक छोटा सा एक आधा पॉइंट हो सकता है कि किसी बैट्समैन का कुछ वीक पॉइंट हो सकता है। वो वीडियो एनालिस्ट हमको फीडबैक देके बता के कि ये इसका वीक पॉइंट है, अगर वो वीक पॉइंट हमने सॉर्ट आउट किया, हमारे बॉलर्स ने सॉर्ट आउट किया या बैट्समैन ने सॉर्ट आउट किया, तो वो गेम चेंजर हो सकता है। तो मेरे हिसाब से वीडियो एनालिस्ट का जो रोल है वो एज गुड एज कोच का रोल है। ग्रेट। Thank you. तो ये बच्चों को मालूम होना, ये आपका एक दूसरे के साथ कनेक्शन बॉन्डिंग इतना अच्छा है कि आपने ऑलमोस्ट इक्वल उनको श्रेय दे दिया कि एक कोच के इक्वल एक वीडियो एनालिसिस का ये रोल होता है। और हर एक, मैं तो सोचता हूँ कि हर सपोर्टिंग स्टाफ का वो इक्वल रोल ही है। ये सब मिलके जब कोशिश करते तभी उसमें विक्ट्री आती है। और ये जो सौरभ वालकर सर ने बताया कि अपोजिट टीम के छोटे छोटे ये गिनना, हमारे प्लेयर्स को इंजरी ना होना, इतनी छोटी छोटी चीजों पे हम लोग वर्क करते हैं तो ये आगे जाके प्लेयर्स के लिए भी फायदा होता है, टीम के लिए भी फायदा होता है। सो दैट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस। एक वीडियो एनालिसिस का बहुत कम लोगों ने, हमारे पीडी क्रिकेट में इतना वीडियो एनालिसिस के बारे में बच्चों को पता नहीं था। शायद वो कुछ हद तक उनको समझ में आया होगा कि वीडियो एनालिसिस का जॉब कितना इम्पोर्टेंट है। हम लोग देखेंगे कि हमारे स्टेट लेवल के टूर्नामेंट्स में भी वीडियो एनालिसिस का काम हो। स्टेट लेवल के टूर्नामेंट कंडीशनिंग कैंप जो हम लोग एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं अगले साल से, तो उसमें भी कुछ ऐसी चीजें हो कि बच्चों को पहले से पता चले, ना कि वो इंटरनेशनल लेवल पे आने के बाद वो चीजों का उनको मालूमात हो। उनको थोड़ा सा पहले से अगर वो चीज पता चल जाए तो उस पर वर्किंग भी होता है और उसका डेवलपमेंट भी अच्छी तरह से होगा। तो आई विल अगेन कम टू अमोक सर कि अमोक सर, ये आपने जो बताया, आप जो बताते हैं कि फिटनेस कंडीशनिंग, ये जो चीज आपने बताई सारी, तो इसमें एक प्लेयर के तौर पे आपको क्या लगता है कि प्लेयर के तौर पे आपको क्या फायदा हुआ? एक फिजियो पहले हुआ करते थे कि जो क्रिकेट से जुड़े हुए नहीं होते थे, वो एक सिर्फ मेडिकेशन या सिंपल ये इसमें जुड़े होते हैं। आप एक खुद प्लेयर रह चुके हैं, एक प्लेयर के तौर पे, एक करियर के तौर पे ये कैसे फायदेमंद होता है, एक क्रिकेट प्लेयर होना और ये करियर में कंटिन्यू करना? एक क्रिकेट में एसएमसी का रोल प्ले करना, और जैसे मैं पहले क्रिकेटर रह चुका हूं तो उसकी वजह से जैसे सुलक्षण को मालूम है कि रणजी ट्रॉफी के दौरान कोच का जो रोल रहता है वो रहता है स्ट्रेटजीज बनाना,
प्लेयर्स के अगर कोई भी लकूनाज रहेंगे, थोड़े डेफिशिएंसीज रहेंगे, उनको पॉलिश आउट करना, ये कोच का काम रहता है। तो उसमें कोच बिजी रहता है। ये जब नेक्स्ट सेशन कंडक्ट होते रहते हैं तब, तो ड्यूरिंग नेक्स्ट सेशन तो हम बाकी के ट्रेनिंग सेशन तो होते हैं, लेकिन बिकॉज हैविंग अ बैकग्राउंड फ्रॉम क्रिकेट, मैं फील्डिंग प्रैक्टिस भी देता हूँ। सो आई प्ले अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ बीइंग अ फील्डिंग कोच। अगर बॉलर थके हुए हैं तो मैं नेट्स में बॉलिंग डालता हूँ, तो जस्ट टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द टीम। ये जो एक्सपीरियंस है एज अ क्रिकेटर, जो पास्ट एक्सपीरियंस है, वो बहुत बड़े लेवल पे यहाँ पे काम आता है, जस्ट सो दैट आई कैन पार्टिसिपेट इन हेल्पिंग द कोच बाई फील्डिंग प्रैक्टिस डे, क्योंकि कोच बहुत जगह पे ध्यान नहीं दे सकता है एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम। So we have to contribute in some way. So that contribution can be as a fielding coach करके मैं contribute कर सकता हूँ, as a bowler, part time bowler, जब कभी भी हम टूर करते हैं तो हमारे साथ bowlers बहुत ज्यादा नहीं रहते, तो तब अगर जो कल मैच है, अगर तो मैच खेलना है बॉलर को, तो we contribute। वाल्या है जो बॉलिंग डालता है, वालकर है, सौरभ वालकर जो है वो बॉलिंग वो डालता है, मैं डालता हूँ। तो एज अ टीम हमारी जो ये यूनिट है, जो 4 जन, वी हैव बीन पार्ट ऑफ रणजी ट्रॉफी चैंपियनशिप में हम एक पार्ट रह चुके हैं। और वो कोचेस जैसे हैं, 2 तरह के रहते हैं। एक, जस्ट आई वांट टू ब्रिंग दिस पॉइंट अप, एक तो जो डिक्टेटर रहता है, जो अपने तरीके से काम करता है, और दूसरा जो कोच है वो समझा बुझा के काम निकलवाना, वो एक कोच रहता है। एंड आई फील सुलक्षण फिट्स इन दैट रोल परफेक्टली, क्योंकि जो समझा के ये करके वो जो रहता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट एक ड्रेसिंग रूम का माहौल थोड़ा ठंडा रहता है, इजी रहता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा चीजें आसानी से हम कर पाते हैं। तो ये जस्ट एक पॉइंट मुझे बोलना था पहले भी। और हमारे जो 4 जनों के बीच में जो कमराडरी है वो बहुत बढ़िया है, तो जिसकी वजह से हमें इंस्ट्रक्शंस, कोच को हमको इंस्ट्रक्शंस देने नहीं पड़ते हैं। हम जो कमराडरी डेजमंड हेन्स और गॉर्डन ग्रीनिश में हुआ करती थी, जैसे बोला जाता था कि वो कॉलिंग नहीं करते थे, आंखों के इशारे से रनिंग बिटवीन द विकेट यस एंड नो होता था, तो उस तरीके से हम चारों के बीच में होता है। सौरभ, कैन आई कम इन? सौरभ, कैन आई कम इन? जस्ट मैं ऐड करता हूँ इसमें, ये सारे जो एक सौरभ वालकर ने जो बताया वीडियो एनालिसिस के बारे में, उसमें एक पॉइंट ऐड किया। अभी ट्रेनर अमोक के साथ एक पॉइंट ऐड करता हूँ। ये हमारी जो एक टीम है, बॉन्डिंग है, जब ऐसे अमोक ने बताया कि कॉमरेडरी है, ये कॉमरेडरी तभी पैदा होती है जब पहली तो एबिलिटी होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, आपके पास एबिलिटी होगी तो आपके ऊपर ट्रस्ट होगा, क्योंकि उस लेवल पे काम करना, फर्स्ट क्लास लेवल पे, या ये फिजिकली चैलेंज के वर्ल्ड कप में हमने जो काम किया, आपको आपके ऊपर एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट होगा, एबिलिटी होगी, और एबिलिटी को ट्रस्ट करेंगे तभी ये काम होता है। और ये सब ये दिग्गज लोग है, अमोक, सौरभ, निरंजन, सुनील, ग्रेट है, इतने दिग्गज है, इनके पास इतना बड़ा एक्सपीरियंस है। मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कोच करके कि मैं कोच हूँ, मैं बॉस हूँ तो मैं इनको ये करूंगा, क्योंकि ये अपने अपने फील्ड में खुद बॉस है, बहुत बड़े बॉस है, इसके लिए बहुत इजी होता है। और प्लस कॉमरेडरी, जैसा राइटली बोला इन्होंने। अभी क्या होता है कि अमोक बीइंग अ क्रिकेटर बहुत हेल्प होता है। जैसे हमने इंग्लैंड पे टूर पे हमने एक्सपीरियंस किया, मुझे एक एग्जांपल बताता हूँ कि वसीम जो अपना ओपनिंग बैट्समैन है, उसको कुछ लेफ्ट आर्म स्पिनर की जरूरत थी, उसको प्रैक्टिस की जरूरत थी, और वो थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था लेफ्ट आर्म स्पिनर का। तो अमोक इतना मल्टी टैलेंटेड प्लेयर है कि वो क्रिकेटर भी है, फास्ट बॉलर भी है, स्पिनर भी है, लेफ्ट आर्म स्पिनर भी है, ट्रेनर भी है, सब कुछ है। तो मुझे उस वक्त लेफ्ट आर्म स्पिन की जरूरत थी, और बाकी हमारे सारे बॉलर थके हुए थे। तो मैंने अमोक को रिक्वेस्ट किया, अमोक जरा थोड़ा इसको मेरा बॉल डालना, लेफ्ट आर्म स्पिन की इसको जरूरत है। और अमोक ने काफी उसको बॉल किए, उसको बैटिंग में भी उसको कॉन्फिडेंस आया, और वो कॉन्फिडेंस हमको मैच में उसका रिजल्ट मिला जो उसने परफॉर्म किया। तो ये जो कंट्रीब्यूशन है अदर देन उसके ट्रेनिंग के फील्ड के, ये बहुत, और ये यहीं पे हमारी वो कॉमरेडरी है। ग्रेट ग्रेट। मैंने देखा था अमोक जी को बॉलिंग करते हुए, लेफ्ट आर्म स्पिन डाल रहे थे, तभी मैंने पेस नहीं देखा है। आप लेफ्ट आर्म डालते हैं या स्पिन ही डालते हैं, या लेफ्ट आर्म पेस भी डालते हैं?
या राइट हैंड पे डालते हैं, लेफ्ट हैंड पे डालते हैं? रणजी ट्रॉफी में एज अ फास्ट बॉलर क्या मीडियम पेस बॉलर खेला हूँ। और यहाँ पे जैसे मेरे पास स्पाइक्स नहीं है, तो अभी अभी स्पाइक्स नहीं है, तो उसकी वजह से लेफ्ट आर्म स्पिन बीच में शुरू किया था, तो अभी उसमें थोड़ा कंट्रोल अच्छा आ गया। इंडिया हैज मिस्ड अ ग्रेट लेफ्ट आर्म स्पिनर। हाँ, शायद थोड़ी और लगन से वो लेफ्ट आर्म स्पिन कर देते तो शायद इंडिया को एक अच्छा लेफ्ट आर्म स्पिनर भी मिल जाता। लगन की बात है। ये आपसे आप तीनों ही अवेलेबल है चौथे सर। अभी आप चारों में जो बॉन्डिंग दिख रहा है कि आप एक दूसरे का श्रेय दूसरे को देना चाहते हैं। जैसे कि सुलक्षण सर, हम लोग तो सीनियर कोच है, जो सब कूल एंड सोल वही थे, पर वो सुलक्षण सर हर एक छोटी छोटी चीज का श्रेय अपने कोऑर्डिनेटर्स को दे रहे हैं कि ये उसमें वो स्पेशलिस्ट है, उसने वो ये किया है, वो उसका ये है। तो दैट इज व्हाट द बॉन्डिंग इज। ये बच्चों को ये सीखना चाहिए कि ये जो टीम आपको दिख रही है फ्रेम में, तो ये टीम किस तरीके से काम करती है, कैसे एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ये कॉम्प्लीमेंट करना एक दूसरे को एक बॉन्डिंग बनाता है, और ये बॉन्डिंग का श्रेय है कि ये इंटरनेशनल, तो हर वेन्यू में इंटरनेशनल इसमें भी आप ये टीम परफॉर्म कर रही है, तो हर प्लेयर में भी ये बॉन्डिंग होना चाहिए। आप जो परफॉर्म करते हैं एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करो, ये कॉम्प्लीमेंट ही आपको आगे लेके जाएगी। दैट इज अ ग्रेट एग्जांपल। ये आपके बातचीत से ही वो पता चलता है कि आप एक दूसरे को इतना अच्छा से बॉन्डिंग करे हुए हैं। मैं एक सवाल सुनील राजगुरु सर से पूछना चाहूंगा कि सुनील जी, एक आपने सुना है कि रेसलिंग में भी काम किया है, इंडियन रेसलिंग टीम के साथ भी आप थे ओलंपिक्स में। तो एक रेसलर के बॉडी में और क्रिकेटर के बॉडी में आपको क्या फर्क लगता है? एक रेसलर का स्ट्रक्चर जो है ये, और क्रिकेटर का स्ट्रक्चर है, इसमें आपको फर्क क्या लगता है? और क्या यूनिक होना चाहिए कि ये जो वो मेंटेन करते हैं ये क्रिकेटर ने भी मेंटेन करना चाहिए? नहीं, एक्चुअली जो जो मैं रेसलिंग में काफ़ी सालों से था, कम से कम इसको रेसलिंग में मैंने 15 साल निकाले, और मैं खुद इन ओलंपिक भी रहा हूँ, आज 12 और 16 का। मगर रेसलर का जो बॉडी है, जो बहुत हार्ड होती है, जो उनके मसल्स है बहुत हार्ड होते हैं, क्योंकि वो 6 मिनट का गेम है। 6 मिनट में आप उसको 3 मिनट में भी खत्म कर सकते हैं। क्यों? इतना रफ एंड टफ गेम है वो। तो उसमें मसल्स और ये काफा बॉडी का टाइटनेस हो जाता है। मगर जहाँ तक मैंने क्रिकेट में मैंने काम किया, अभी आज 3 साल से मैं क्रिकेट टीम में हूँ। मगर क्रिकेट का बॉडी का उनका फिजिकल का जो स्ट्रेंथ बहुत ही अलग है, बहुत ही सुपर्ब है, क्योंकि उनकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ही अदर गेम से अलग होती है। और हमेशा उनको, आज क्रिकेट ही एक ऐसा गेम है जो इतने सालों से सवेरे से लेके शाम तक पूरा एंड एंड गेम है। और अदर गेम आप देखोगे तो सब एकदम शॉर्ट फॉर्म में कम टाइम के गेम है। तो इसके वजह से इनका फिटनेस और क्रिकेटर लोगों का हर चीज का, तो मैं बोलता हूँ ये सबसे हटके है सर, सबसे हटके इनका फिटनेस है। और काफी फुर्तीलापन उनमें मुझे दिखाई देता है, हर प्लेयर में ये चीजें। ग्रेट, थैंक यू। थैंक यू सुनील जी। सौरभ जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आपने हाथ रेज किया था। नहीं, मैं बस यही बोलना चाह रहा था कि जैसे अमोघ ने और सुनील सर ने बताया कि जो हमारे बॉन्डिंग के बारे में, हेलो जी 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 हाँ, जी, जो हमारे बॉन्डिंग के बारे में बताया, हम लोगों ने कभी ऐसे एक साथ कभी बैठ के अभी किसी का रोल डिफाइन ही नहीं किया कि कल तुमको ये करना है, ये करना है, ये करना है। बस हम लोग उठते थे, एवरीवन नोज देयर रोल, जो भी है हम लोग ग्राउंड पे जाते थे, सब टाइम से होता था, सब हर एक दिन अपना अपना करता था। तो ये एक टाइप का बॉन्डिंग है, वो मैंने अभी तक कहीं देखा नहीं था। कहीं पे भी मैं काम कर रहा हूँ, पूरे लीग में काम कर रहा हूँ, कहीं पे भी काम कर रहा हूँ, ये जो हमारा जो एज ए सपोर्ट सा बॉन्डिंग हुआ था, व्हिच वाज अमेजिंग। ग्रेट ग्रेट। मेरा यही कहना था कि एक दूसरे के रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप खुद होके शेयर कर रहे थे। एक यानी अमोघ जी ने जैसे बताया, सुलक्षण सर ने जो बताया कि लेफ्ट आर्म स्पिनर चाहिए था वो बैट्समैन को, तो अमोघ पंडित जी ने खुद बॉलिंग करी उसके लिए। तो ये उन्होंने वो रिस्ट्रिक्ट नहीं रखा अपने जॉब को कि मेरा काम स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग का है तो मैं बॉलिंग नहीं करूंगा, ये मेरा काम नहीं है।
तो उन्होंने वो बॉलिंग किया, उन्होंने वो पार्टिसिपेशन दिखाया, वो टीम के प्रति अपना अटैचमेंट दिखाया और वो प्लेयर तैयार किया लेफ्ट आर्म स्पिन के लिए। तो दैट इज अ बॉन्डिंग, दैट इज अ स्ट्रेंथ ऑफ आवर टीम। तो इसीलिए शायद हम लोग जीते हैं इतने हायर लेवल पे। तो एक अमोक जी शायद कोई मीटिंग में जाना चाहते हैं। अमोक जी आप कंटिन्यू करेंगे हमारे साथ? अब मेरा एक्चुअली 6 बजे एक सेशन है ऑनलाइन, तो उसके लिए तो आपकी इजाजत लेना चाहता हूँ मैं। जी जी जी, श्योर सर। थैंक यू फॉर थैंक यू पार्टिसिपेटिंग। वेरी मच। बाय 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 अमोक, बाय बाय, थैंक यू। बाय बाय बाय। सो बाय। I will continue with सुलक्षण सर। सुलक्षण सर, एक सवाल मेरे को फोन करके एक जन ने पूछा था कि जैसे कि प्लेयर आज वर्ल्ड सीरीज खेल के आए, कुछ प्लेयर्स वर्ल्ड सीरीज खेल के आए, तो हम लोग वो 2-3 साल से वो बच्चों को देख रहे हैं, तो वो बच्चों का जो खेल का लेवल है, वो जो 2-3 साल पहले था वही लेवल आज भी है, उनमें कोई फर्क नहीं पड़ा है। अब वर्ल्ड सीरीज जाके आए, फिर भी आने के बाद वो कंडीशनिंग नहीं कर रही है, चीजों पे इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, और वो वैसे ही रहेंगे शायद आगे जाके भी। वो उनमें वो तरक्की दिख नहीं रही है और दिखेगी भी नहीं शायद अगर वो खुद का कंट्रीब्यूशन नहीं देंगे। तो क्या आप वो बच्चों के लिए भी कुछ संदेश देना चाहते हैं कि वो आप वर्ल्ड सीरीज खेल के आए, कि इंटरनेशनल वेन्यू को रिप्रेजेंट करके आए, तो आपका लेवल हर एक बच्चों से अलग दिखना चाहिए? नहीं, मुझे लगता है मैं इसमें डिफर करूंगा। जो हमने देखा इंग्लैंड में, जो प्लेयर का जो गेम देखा, इवन हम लोग को उसके पहले 1-2 कैंप भी देखे, कुछ ट्रायल मैचेस भी देखे, और जो बच्चे सिलेक्ट हुए, जो बच्चे खेले, उनका स्टैंडर्ड डेफिनेटली बहुत ही आउटस्टैंडिंग था। उनका टैलेंट इतना आउटस्टैंडिंग था, जबकि मैं आपको बता सकता हूँ कि इंग्लैंड में जो फेवरेट थे, जो ट्रॉफी जीतने के जो फेवरेट थे, वो इंग्लैंड टीम थे। उसके बावजूद हमने उनको हर मैच में हमने उनको हराया, इसके लिए कि हमारे पास एक्सीलेंट टैलेंट था, टेम्परामेंट था, कॉन्फिडेंस था। इस चीज की वजह से इसके लिए हटके थे, और हटके होना वही कर सकता है जिनके पास एक्सेप्शनल टैलेंट हो, और वो टैलेंट के पास उसके बाद उसके भरोसा हो अपने टैलेंट पे। तो मैं ये नहीं मानूंगा कि उसके नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन उनके पास आउटस्टैंडिंग टैलेंट है। सिर्फ अगर कुछ करना है तो हम लोग को कंटिन्यूअस टूर्नामेंट्स मैचेस खेलने पड़ेंगे। जितने ज्यादा आप मैच खेलेंगे, आपका टेम्परामेंट और बढ़ेगा, और कॉन्फिडेंस आएगा, और टैलेंट निखार के आएगा। तो अपने को सिर्फ ज्यादा मैचेस खेलने हैं, टूर्नामेंट्स खेलने हैं। टैलेंट इज आउटस्टैंडिंग। बिल्कुल सर। मैं वो मेरा सवाल वो नहीं था, शायद मैं पूछने में कुछ गलती कर बैठा। मेरा पूछने का सवाल, टैलेंट डेफिनेटली बच्चों में है, टैलेंट है तभी तो प्रसाद सर जैसे सिलेक्टरों ने उनको सिलेक्ट किया है, नहीं तो वो वहीं के वहीं बाहर हो जाते हैं। टैलेंट श्योर है, वो टैलेंट में निखार आया। आप लोगों ने उनके साथ जो मेहनत करी, आपने जो उनको गाइडेंस दिया, उसके वजह से उनमें निखार आया। पर एक निखार आने के बाद वो निखार मेंटेन करना और निखार को बढ़ाना, यानी वो जो टैलेंट आप एक लेवल पे आपका पहुंचा है, तो वो टैलेंट वो लेवल से आगे बढ़ता जाए, ना कि वो टैलेंट वापस वो जो जहां पे थे वहीं पे आ जाए, ये ना हो। इसके लिए बच्चों ने क्या करना चाहिए? सौरभ जी, नहीं सही है सौरभ जी। इसमें क्या है कि ये बच्चे मेहनत करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। क्या हुआ कि हम लोग को वर्ल्ड कप के बाद उसे आगे मैचेस हुए नहीं, ज्यादा अपने टूर्नामेंट्स नहीं हुए, कुछ रीजन की वजह से होंगे, जो भी रीजन होंगे, लेकिन हम लोग एज ए इंडियन टीम करके हम उसके बाद मैच नहीं खेल पाए। और इसके लिए जैसे जैसे आप मैच खेलो, आपका टैलेंट कब निखारेगा? जब आप ज्यादा मैच खेलोगे, आप प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद मैच खेलोगे। प्रैक्टिस तो करते हैं अपनी अपनी जगह पे, सब लोग प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन प्रैक्टिस करने के बाद आपका जो टेम्परामेंट आता है, वो मैच खेलने के बाद आता है। जितना आप मैचेस खेलोगे, जितने अच्छे अपोनेंट के साथ मैच खेलोगे, तब आपका टेम्परामेंट दिखेगा। और वो मैच अनफॉर्चुनेटली हुए नहीं है। मैं चाहता हूं कि जितने मैच, ये 15-20 प्लेयर ही नहीं जो इंग्लैंड खेल के आए, मैं तो चाहूंगा कि इंडिया के जितने भी प्लेयर्स है, वो जितने मैचेस खेलेंगे, जितने भी मैचेस खेलेंगे, उनका अपना टेम्परामेंट दिखेगा। रादर अभी ये जो 40 या 60 जो हुबली में खेल के आए थे, उनका भी टेम्परामेंट अपने को मालूम पड़ेगा कि वो इनके अगेंस्ट कैसे खेलते हैं। ये भी एक टेस्ट है कि वर्सेस बेस्ट कैसे खेलते हैं। तो इसके लिए ये सारे प्लेयर को जितने मैचेस खेलेंगे, उतना अपने को टेम्परामेंट दिखाई देगा। मैच आपका आपका क्रिकेट या टैलेंट कैसा आपका इंप्रूव होगा, तो नंबर ऑफ मैचेस खेलेंगे तभी इंप्रूव होगा। आप घर पे बैठ के इंप्रूव नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सुलक्षण सर। आई थिंक दिस वुड बी अ गाइडलाइन फॉर ऑल द प्लेयर्स। एक प्लेयर्स के लिए एक बड़ा गाइडलाइन है ये कि
जो आप टैलेंट को निखार के आए हो यहाँ से वर्ल्ड कप से, तो एक पिछली बार भी सुलक्षण सर ने बताया था, वसीम का उन्होंने एक एग्जांपल दिया था कि आप जो लेवल पे खेल के आए हो तो खुद को उधर आराम से मोल्ड करो, अपना टाइम लो, निखारो। आपको देख के डोमेस्टिक प्लेयर्स आपको देख के सीखे और आपको देख के उसका ये आगे बढ़े। एक सवाल मैं आपको सौरभ जी से पूछना चाहता हूँ कि सौरभ जी, हम लोग ये जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स कुछ करवाने जा रहे हैं, तो ये डोमेस्टिक टूर्नामेंट में हम लोग एक वीडियो एनालिसिस का प्रोग्राम किस तरीके से करें और कौन से लेवल पे करें, किस तरीके से करना चाहिए, वो आप थोड़ा सा गाइडलाइन दे तो हम लोग हमारे प्रोग्राम में इनकॉर्पोरेट कर लेंगे वीडियो एनालिसिस। आई थिंक एनालिसिस का प्रोग्राम हम लोग अच्छे लेवल पे हम लोग कर सकते हैं, जो लेवल हम लोग बीसीसीआई मैट्रिक्स में इम्प्लीमेंट करें। एज अ एनालिस्ट और हमारे पास वी आर वेल इक्विप्ड, हमारे पास इक्विपमेंट्स है, सॉफ्टवेयर है, जो सिमिलरली हम लोगों ने जो वर्ल्ड कप के टाइम यूज किया था, तो सिमिलरली विद द यूज ऑफ दैट इक्विपमेंट्स एंड सॉफ्टवेयर्स we can analyze our own games, और हर एक के हम लोग each and every game हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं, उनको एनालाइज कर सकते हैं, उनके प्रैक्टिस सेशंस रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसको भी कर सकते हैं, उनके ऊपर कुछ काम करना। हेलो, थैंक यू सौरभ जी। दीपक सर, आवाज नहीं आ रही थी सौरभ जी। सौरभ जी, actually Saurav's line is little not good, तो नेट का प्रॉब्लम है शायद सौरभ के यहाँ पे। सुलक्षण सर, आप सौरभ, इफ यू कैन, सौरभ अलकर, वीडियो ऑफ करके भी आप बात करोगे ना तो मेरे ख्याल से ऑडियो क्लियर आएगा। So I think your internet is not keeping up. Saurav, you are not good looking anyway. Saurav. Yes. Now we can. Yeah. Valya, बोल. हाँ. So Yeah. मुझे क्या लगता है कि हमारे पास जो इक्विपमेंट्स चाहिए मैच रिकॉर्ड करने के लिए या फिर एनालाइज करने के लिए, वो इक्विपमेंट्स और सॉफ्टवेयर हमारे पास है। और जो बीसीसीआई लेवल पे, रणजी ट्रॉफी लेवल पे जो हम लोग जिस तरह से एनालिसिस प्रोग्राम रखते हैं, सिमिलरली वो प्रोग्राम हम लोग हमारे गेम्स के लिए भी यूटिलाइज कर सकते हैं। और हमारे पास जैसे कोचेस है, प्रोग्राम हम लोग थ्रू विद द हेल्प ऑफ एनालिसिस हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हेलो, हाँ, शायद सौरभ सर का आवाज जा रहा है। सो मैं सुलक्षण सर से पूछना चाहूंगा। सुलक्षण सर, हम लोग अगले साल से अब स्टेट लेवल के कुछ कैंप्स करने जा रहे हैं। हेलो। हाँ, हेलो, हाँ बोलिए। आप सुन रहे हैं सर? सुलक्षण सर, हाँ बोलिए। अगले साल से हमारे प्रोग्राम में स्टेट लेवल कैंप्स होंगे, जोनल लेवल कैंप्स होंगे और एक नेशनल लेवल का भी कैंप होगा उसमें। तो इसमें ये वीडियो एनालिसिस, फिटनेस ट्रेनिंग, इसका भी हम लोग सोच रहे हैं कि इसमें ये सब इनकॉर्पोरेट हो, ताकि वो स्टेट लेवल पे भी बच्चों को मालूम पड़े कि उनकी गलतियां कहाँ हो रही है, टेक्निकल प्रॉब्लम्स कहाँ पे हो रहे हैं, तो उनको पता चले। तो आप भी थोड़ा गाइड कीजिए कि हम लोग ये सब चीजों को हम लोग हमारे इसमें कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। नहीं, बहुत अच्छी बात है। आप अगर ये ऐसे कैंप्स करने वाले हैं, मैं तो बोलता हूँ कि जैसे हम लोग नॉर्मल क्रिकेट में अंडर 14 से लेके अंडर 14, 16, 19 ये लेवल से, एकेडमी लेवल से वीडियो एनालिसिस का बहुत बड़ा रोल है। वीडियो एनालिस्ट का रोल बहुत बड़ा है और वहां से हम लोग छोटे बच्चों को सिखाते हैं कैसे करना है, क्या करना है। उनके कोई टेक्निकल डिफिकल्टीज हो तो वो वीडियो एनालिस्ट हेल्प कर सकता है। तो आप ये जो बता रहे हैं कि स्टेट एंड जोनल का कैंप करने वाले हैं और उसमें वीडियो एनालिसिस का जो रोल है, ये बहुत अच्छी बात है और सब जगह पे जाना चाहिए, क्योंकि ये सारे बच्चे आगे जाके कोई इंडिया रिप्रेजेंट करेगा उस लेवल का है। तो ये सारे कैंप्स होने चाहिए और इसमें वीडियो एनालिस्ट का बहुत बड़ा रोल रहता है। मैं तो चाहूंगा सौरभ जी कि अपने जो भी AICP के जो मेंबर्स है उनको कि सौरभ वालकर एक वीडियो एनालिस्ट का एक सेमिनार कंडक्ट कर सकता है रादर, क्योंकि ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है करियर पॉइंट ऑफ व्यू। एक बहुत जैसा ट्रेनर है,
जैसे ट्रेनर है, जैसे फिजियोज है, वैसे वीडियो एनालिस्ट का एक बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है, आप करियर भी बना सकते हैं। आज इंडिया में बीसीसीआई में भी काफी वीडियो एनालिस्ट है, आप देखोगे स्टेट लेवल पे जूनियर से लेके सीनियर तक वीडियो एनालिस्ट की जरूरत होती है हर मैच में। तो अपने कोई बच्चे होंगे तो वो करियर पॉइंट ऑफ व्यू अगर देख रहे हैं तो उसमें सौरभ हेल्प कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये आप बहुत अच्छी बात आपने करी। सौरभ जी एक सेकंड में एक कंटिन्यूएशन में आपसे लूंगा, आपसे ही बात करनी है मेरे को ये चीज पे। जैसे सुलक्षण सर ने इंसिस्ट किया कि ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम हो सकता है हमारे बच्चों के लिए, तो हम लोग अगले साल से एक प्रोग्राम यानी ट्रेनिंग का भी ये प्लान कर रहे हैं। क्योंकि देखो ये जो स्टेट लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल से बच्चे हमसे जुड़ते हैं, वो पूरे हर बच्चे को हम लोग नेशनल लेवल पे नहीं खेल सकते, क्योंकि उनका एबिलिटी वाइज या कुछ फिजिकल प्रॉब्लम वाइज उनमें कुछ कम ज्यादा ये है, तो हर बच्चा नेशनल लेवल पे नहीं खेल सकता है। तो उन लोग को हम लोग सोच रहे हैं कि इनको क्रिकेट से प्यार है, उनको ये एक्टिविटी से जुड़ा रहना है और पूरे साल जुड़ा रहना है। तो हम लोग ये ट्रेनिंग प्रोग्राम करने जा रहे हैं कि अगले साल से हम लोग अंपायरिंग का ट्रेनिंग, स्कोरिंग का ट्रेनिंग, वीडियो एनालिस्ट का ट्रेनिंग देने का ये सोच रहे हैं। या फिजियो का भी कोई काम कर सकता है, यानी जैसे कि ये मसाजर का काम करते सर सुनील सर, तो ये लोग आप लोग जैसे एक प्रोफेशनल के तौर पे क्रिकेट से जुड़े हुए हैं, तो हम लोग ये प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी बच्चों को देना चाहते हैं। तो ये ट्रेनिंग किस तरीके से मददगार होगी बच्चों के लिए, और आप उसमें हमको कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो भी प्लीज बताइए सौरभ जी। आई थिंक पहले अवेयरनेस बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों को। बहुत सारे बच्चों को पता नहीं है एनालिसिस या फिर एनालिस्ट का मतलब क्या है। तो पहले अवेयरनेस प्रोग्राम रखना जरूरी है। और जो हमारे छोटे छोटे कैंप्स हो रहे हैं या फिर जो भी सिलेक्शन ट्रायल्स हो रहे हैं, वो हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं, उनको एनालाइज कर सकते हैं, और वहाँ से जो भी डेटा आ रहा है या फिर वहाँ से जो भी इनपुट्स आ रहे हैं वो हम लोग बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं। और फिर वो इनपुट से उनको क्या इम्प्रूवमेंट हो रहा है तो वो खुद जज कर सकते हैं। वो इम्प्रूवमेंट से उनको खुद को पता चलेगा कि एनालिसिस का कितना, या फिर टेक्निकल एनालिसिस और डेटा एनालिसिस का कितना इम्पोर्टेंस है क्रिकेट में। तो ये सारी चीजें ये हमें स्लोली प्रोग्राम में इम्प्लांट करने पड़ेंगे। जी जी सौरभ जी, थैंक यू। मैं आपसे एक निजी तौर पे पूछना चाहूंगा कि क्या हमारे कुछ बच्चे ये इंटरेस्ट ले, यानी वीडियो एनालिसिस के तौर पे अपना करियर बनाना चाहे, तो क्या आप उनकी मदद करेंगे? क्या आप अपने साथ उनको असिस्टेंट के तौर पे रखें? क्या आप उनको ट्रेनिंग में कुछ मदद करेंगे? 100%। मुझे तो अच्छा लगेगा अगर मैं जिन बच्चों के साथ अभी मैं काम कर रहा हूँ, एनालिसिस जिनके ऊपर कर रहा हूँ, तो उनको भी अगर कोई इंस्पायर्ड एनालिस्ट बनना चाहता है तो इट्स अ गुड थिंग। और फैकल्टी के तौर पे मैंने ऑलरेडी बीसीसीआई के साथ 2 साल काम किया है। इंडिया में भी जो करंटली जो एनालिस्ट हर एक स्टेट के साथ काम कर रहे हैं या फिर अंपायरिंग प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे हैं, उनको आई वाज अ फैकल्टी वो ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए। तो अगर हमारे भी पीडी टीम से अगर कोई एनालिस्ट बनना चाहता है तो वो बहुत अच्छा लगेगा मुझे उनको ट्रेनिंग देने के लिए, और उनको मेरे साथ आगे लेके जाने के लिए भी बहुत अच्छा लगेगा। दैट्स अ ग्रेट थिंग। एक बड़ा अचीवमेंट हो गया आज के प्रोग्राम का कि ऐसे आप जैसे प्रोफेशनल लोग ये प्रोग्राम में जुड़ के हमारे बच्चों को अगर आगे जाके सपोर्ट करेंगे, गाइडेंस करेंगे, तो बच्चों के लिए हमारे एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए एक बड़ा अचीवमेंट होगा ये। सो थैंक यू सौरभ जी। ये सुलक्षण सर आप कुछ कहना चाह रहे थे? यस, ये एक हमारी तरफ से एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन होगा ये सौरभ जी। जी जो हम सोसाइटी के लिए कुछ कर सकते हैं, हम लोग कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं क्या? मैं एक हमेशा मैं सोचता हूँ कि मैं क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ किसी के लिए भी, कोई टीम हो, कोई भी टीम हो, कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। तो जब ये पीडी टीम को जब देखा और लगा कि इस टीम को हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और जब हमारी ये पूरी सिलेक्शन कमिटी एडमिन, ये जो प्रसाद देसाई सर, अपना करसन गावरी सर, जो भी जितने भी थे सिलेक्टर्स, एडमिन, हमारी सपोर्ट स्टाफ, इन्होंने जो कंट्रीब्यूट किया है ये वर्ल्ड कप के लिए, जो कंट्रीब्यूट किया है, दीपक सब लोगों ने जो कंट्रीब्यूट किया है, ये कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है। तो उसी तरह अगर अपने अपने फील्ड के जो एक्सपर्ट्स है, सौरभ वालकर जो अपने इसके बहुत बड़े एक्सपर्ट है, अगर वो कंट्रीब्यूट करके अगर एक भी लड़का अगर अपना प्रोड्यूस करता है, तो वो जो खुशी मिलती है वो बहुत बड़ी खुशी मिलती है। मुझे तो पर्सनली मुझे बहुत खुशी मिलती है कि जब मैं एक लड़का, अगर अपना कोई लड़का खेलता हो और कोई इंडिया खेलता हो
तो बहुत बड़ी खुशी मिलती है। तो ये कंट्रीब्यूशन आप कैसे कर सकते हो, और कोई भी आदमी ये नहीं चाहेगा कि नहीं करे, वो खुशी खुशी से करेगा, और हमें खुशी होगी कि पीडी क्रिकेट को कंट्रीब्यूट करने के लिए। ग्रेट ग्रेट। तो एक बड़ा, बहुत बड़ा ये बताया आपने कि ऐसे 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 लोग जुड़ के, जैसे सौरभ वालकर सर ने बताया कि मैं श्योरली उसको मदद करूंगा। आप जैसे लोगों ने अगर बच्चों का साथ दिया तो डेफिनेटली बच्चों का करियर बन जाएगा। और आपने जैसे बताया कि एक बच्चा अगर ये सब प्रोसेस में अगर एक बच्चा वो करियर अचीव कर लेता है जो सौरभ वालकर जी ने अचीव किया है, उसके नहीं, शायद हो सकता है कि उनके जितना बड़ा करियर अचीव ना करे, पर उसके नीचे भी कुछ अचीव कर लिया, तो वो हमारे लिए भी एक अचीवमेंट होगी कि हमने कुछ काम किया। ऐसा हम लोगों को भी लगेगा कि मैनेजमेंट के तौर पे। मैं प्रसाद देसाई सर का एक व्यू लेना चाहूंगा उस पे कि प्रसाद देसाई सर, आपको क्या लगता है जो हम लोग आगे जाके ये ट्रेनिंग प्रोग्राम करने जा रहे हैं, जैसे कि अंपायरिंग का ट्रेनिंग देने जा रहे हैं, स्कोरर का ट्रेनिंग दे रहा है सर, आप सौरभ वालकर ने सजेस्ट किया अभी के वीडियो एनालिसिस का भी करियर बहुत अच्छा है, तो आपको आपके भी थोड़े व्यूज चाहिए, बच्चों के लिए एक मैसेज चाहिए कि नहीं, जितने कोरिलेटेड जॉब्स है क्रिकेट के बारे में, स्कोरिंग बोलो या वीडियो एनालिसिस बोलो या फिर फिजियो बोलो, मस्योर बोलो, ये सब कोरिलेटेड जॉब्स एंड वी वुड लाइक टू क्रिएट वर्क फॉर आवर फिजिकली स्पेशल पीपल। तो वो हमारे बीच कंट्रीब्यूशन लाइफ भर देते रहे एंड वी सेट एन एग्जांपल टू पीपल कि ये सिर्फ क्रिकेट रिलेटेड नहीं है, क्रिकेट तो खेला जाएगा विद एवरीबॉडी, नॉट ओनली ये 20 या 30 जन, जितने भी बच्चे आएंगे उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। पर को रिलेटेड जितने भी है, जॉब्स विल बी क्रिएटेड, हाउसेस कैन बी टेकन केयर ऑफ, इनको बाकायदा वी विल फॉर्म अ प्रॉपर इंस्टीट्यूशन इन every zone and we'll appoint people who will teach them all the respective professional methods. ग्रेट, थैंक यू सर। ये हमारे अगले अगले साल से हमारे एक प्रोग्राम का हिस्सा ही रहेगा। एक सौरभ वालकर जी से एक क्वेश्चन आया है श्रीपाद खेड़ेकर सर जी से। एक लाइटर नोट पे आपको क्वेश्चन है कि हाउ मेनी टाइम्स यू हैव सेट अप स्पाई कैम्प्स इन ऑपोजिशन टीम बिफोर द मेन गेम इज टू गिव आवर होम टीम एन एडवांटेज। यानी आपके अपने अपोजिशन टीम में कितने स्पाई कैमरा लगा के रखे हैं? क्या लगा के रखते हैं? स्पाई कैमरा लगाने की जरूरत नहीं है, लगाने की जरूरत पड़ी तो फिर एनालिस्ट की कोई काम। हेलो, अगर स्पाई कैम लगाने की जरूरत पड़ी तो एनालिस्ट की कोई जरूरत ही नहीं है, तो सब इंफॉर्मेशन वैसे मिल जाएगी। तो एनालिस्ट का काम है विदाउट स्पाई कैम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। बिल्कुल नहीं, लेकिन हमारे जो एक्टिविटीज चल उस पे काफी लोगों ने स्पाई कैम लगाए। ये स्पाई कैम तो होने भी चाहिए, ये एक इंस्पिरेशन देती है हमारी संस्था को। अच्छा, मेरा एक सवाल है, रहे विक्रांत जी हमारे साथ में है। You've seen the activity right from day one, and you have come to England. You watched us closely. You watched us, do our jobs, and you were a part of the whole issue. So I would like you to summarize the whole procedure and process, and give your frank view on how things have changed and how things are functioning right now. थैंक यू प्रसाद भैया कि आपने मुझे जो है ये जिम्मेवारी दी। और बेसिकली अभी जितने तक जो एक्सपर्ट्स की जो ओपिनियंस दे रहे थे, हम लोग जो शेयर कर रहे थे, मैं सिर्फ उसको हिसाब से बोलूंगा कि दो आई एम नॉट द एक्सपर्ट इन द, अगर हम देखें चीजों को देखें सिंक्रोनाइज करें, तो ये जो चीजें हुई और जो उपलब्धियां हमें मिली वो एक कोऑर्डिनेशन था, एंड दैट वाज द बेस्ट कोऑर्डिनेशन। हर आदमी जो भी इसमें इन्वॉल्व हुआ, इस क्रिकेट में इन्वॉल्व हुआ, वो अपने आप में एक शख्सियत था, इंडिविजुअल आइडेंटिटी लेके वो इंसान आया था, और उन्होंने अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी को हटा के इस कॉज के लिए इस सिस्टम को एक फैमिली माना और इस फैमिली को परफॉर्म किया। देखिए, टैलेंट, अभी सुलक्षण कुलकर्णी जी ने एक बात बोला कि टैलेंट का होना बहुत जरूरी है। मैं भी मानता हूं कि बिना टैलेंट के कुछ भी नहीं है, लेकिन टैलेंट के बाद उसको एग्जीक्यूट करना और उसको उस टैलेंट को निखारना, गुरु
बिना ज्ञान नहीं मिल सकता। तो मैं भी ये मानता, वो सारे एक्स्ट्रा टैलेंटेड थे और उन्होंने अपना टैलेंट जो है, लेकिन उन ग्रूमिंग की जरूरत थी, उनको मशरूमिंग की जरूरत थी उनको। प्रसाद जी, आपने जो सिलेक्शन किया बच्चों का, उनमें से आपने जो पूरे इंडिया में जो सिलेक्शन हुए उस पूरे सिलेक्शंस में आपने उनको जस्टिफाई किया। और पीछे से बैकबोन देखिए, कर्टन्स के पीछे बहुत से ऐसे इंसान हैं जिनका मैं नाम अगर लूं, जैसे वाडेकर जी हो गए, कृष्ण घावी जी हुए, दीपक जी हुए, हर एक ने अपना एक जो रोल प्ले किया वो एक ट्रिमेंडस रोल था। और उस रोल के बेसिस पे ही I think, can you hear Ikranji's voice? I think we lost his No, we lost No, audio. we lost his audio. Good I that think, you called Vikrant on the show. Yeah. So while we get him back online, Saurav, can you please continue? I'll just check his feed. या इकरान जी का आवाज थोड़ा सा कट गया है, तो एक हाँ। तब तक मैं एक सुलक्षण सर से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि सुलक्षण सर, एक सवाल आपके लिए था कि टीम में जो एक्स्ट्रा प्लेयर्स होते हैं तो उनका रोल क्या होता है? उनका रोल खेलने वाले 11 होते हैं, 12वां 13वां और बाकी जो बच्चे टीम में इन्वॉल्व होते हैं, उनका रोल क्या होना चाहिए? कैसा उनका मेंटल ये कैसा होना चाहिए? बस उनको अपने को तैयार रखना है। और टूर्नामेंट चालू है, मान लो एक टूर्नामेंट चालू है, वर्ल्ड कप जैसे वर्ल्ड कप चालू है, तो आज के मैच में आप बाहर हो, आज के मैच में आप रिजर्व हो, कोई जरूरी नहीं कि कल के मैच में आप बाहर होंगे। तो आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना है कि आपको कल का मैच आप खेल रहे हो। ऐसे भी नहीं कि कभी कभी ऐसा होता है, इसी वर्ल्ड कप में हुआ था इंग्लैंड में, जो एक लड़का हमारे ओरिजिनल टीम में नहीं था, वो एक्स्ट्राज में था, तो उसको वो भी लड़का सीधा जाके फाइनल खेला और वो लड़का प्रिपेयर था फाइनल के लिए, और फाइनल में उसने ब्रिलियंट बॉलिंग किया, सनी गोयत करके, जिसने फाइनल में ही खेल के बहुत अच्छा बॉलिंग किया और मैच जिताने में बहुत बड़ा हेल्प किया। तो ऐसा नहीं है कि जो रिजर्व वाले प्लेयर है उनको हमेशा तैयार रहना चाहिए, लेकिन जब मैच चल रहा है और वो रिजर्व में है तो अपने टीममेट्स को जो प्लेइंग 11 में है उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। किसी को पानी की जरूरत होती है, किसी ग्लव, जो भी है, जो रूटीन जो काम रहते हैं वो देना है, चेयरअप करना है, और हमेशा अपना खुद का जो एक फील रहता है, खुद का जो एक अपना हम बोलते हैं कि उसका मोटिवेशन अच्छा रह के, पॉजिटिव माइंडसेट रख के खुशी से रहना चाहिए। क्या होता है कि जब आदमी टीम में खेलता नहीं है तो थोड़ा नर्वस होता है, थोड़ा अपसेट होता है, तो वो अपसेट या नर्वस वो थोड़ी देर के लिए होना चाहिए। बाद में आपकी टीम सबसे ऊपर है, आपकी टीम, ये इंडिविजुअल वगैरह सब ये बाजू में, तो आपकी टीम के लिए मैं बेस्ट क्या कर सकता हूँ, क्योंकि आज आप बाहर है, कोई दूसरे खेल रहे, शायद कल होगा, कल आप खेलेंगे, कोई दूसरा प्लेइंग 11 का प्लेयर बाहर जाएगा। तो आप हमेशा हैप्पी रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए और सपोर्टिव रहना चाहिए। यू शुड बी अ ग्रेट टीम मैन। That's a great message actually. जो बच्चे बाहर बैठे हुए होते हैं, वो ऐसा नहीं है कि 15 बच्चे टीम के लिए सिलेक्ट होते हैं, 11 ही खेलते हैं, पर जो 4 बच्चे बाहर बैठते हैं तो वो भी इक्वली गुड होते हैं वो 11 जनों से। बस वो अपॉर्चुनिटी का टाइम होता है, आप अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करो और जिस दिन आपको अपॉर्चुनिटी मिले उस दिन आप परफॉर्म करो, डिलीवर करो और आपका वैल्यू दिखा दो। जैसे कि सनी गोयत ने फाइनल्स में दिखाया था, वो डायरेक्टली फाइनल खेला और जो उन्होंने बॉलिंग किया है सनी गोयत ने, दैट वाज अमेजिंग बॉलिंग। मैंने भी देखा है फाइनल उसका, बहुत बढ़िया बॉलिंग करा उसने और वो बिल्कुल लगा ही नहीं कि इसने पहले कभी मैच खेला ही नहीं है, इंग्लैंड में पहला मैच खेल रहा है। दैट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। सर, मैं प्रसाद सर से पूछना चाहूंगा, आप कुछ मैसेज देना चाहते हैं बच्चों को? नहीं, वही कहता हूँ कि जो भी सिलेक्शन होता है वो अपने टीम के बेनिफिट के लिए होता है, और बहुत सारे रॉन्ग मैसेजेस बच्चों को दिए जाते हैं कि तुम मेरी वजह से सिलेक्ट हो गए। मेरी वजह से मतलब प्रसाद की वजह से नहीं, कोई एसोसिएशन के मेंबर्स वगैरह बच्चों को गलत बोल देते हैं कि भाई मैंने बताया तो तुम सिलेक्ट हुए हो। एक बात क्लियर करना चाहता हूं कि जब भी आपको कोई बोलता है तो प्लीज मेरे को कॉन्फ्रेंस कॉल पे डालिए उस आदमी से बात कराने के लिए। और आप खेले हो, आपके शेयर टैलेंट, आपके शेयर परफॉर्मेंस
और सिर्फ आप ही के क्रेडिट की वजह से आप लड़के सिलेक्ट हुए हो। यहाँ पे किसी ने बताया नहीं है आपका टैलेंट, एंड ओनली योर टैलेंट इज द रीजन यू गाइज वर चोजन फॉर द फाइनल 20। दैट्स इट। दैट्स अ ग्रेट मैसेज एक्चुअली, कि आपका सिलेक्शन जो हुआ है वो कोई एसोसिएशन की वजह से नहीं हुआ है। आप खुद स्पेशल हो, आपका खुद स्पेशल, आपका जो टैलेंट है वो सिलेक्टर्स को अच्छा लगा है, सिलेक्टर ने आपको सिलेक्ट किया है बिकॉज ऑफ योर टैलेंट, नॉट बिकॉज ऑफ योर एसोसिएशन। किसी ने बाहर से आपको सपोर्ट किया है करके ये आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो आप में खुद में वो है निखार, इसलिए आपको सिलेक्टर ने सिलेक्ट किया है। और आगे जाके भी ऐसा कभी भी कोई पार्शियल सिलेक्शन नहीं होगा हमारे तरफ से। जैसा जबकि प्रसाद देसाई सर उसके चेयरमैन है सिलेक्शन कमेटी के, तो आप वो होप भी छोड़ दोगे कि आप कहीं पे पार्शियलिटी होगी, कि वो आई बिलीव कि वो ऐसा कभी होने ही नहीं देंगे। सो आप अपने टैलेंट पे भरोसा रखो और बढ़िया खेलो। जो 15 बच्चे हैं, 16 बच्चे हैं, अपने अपने निखार पे रहो। सौरभ जी थोड़ा ऐड कर देता हूँ। Not only, sorry, I would like to tell you, it is not only for these 15 boys or 20 boys. It is for all the boys who are participating in the tournament. Anybody who feels, who is complacent about his place and he feels he is taking his place for granted, अगर अपनी खुद की जगह granted ले रहा है, तो there will be an immediate replacement who is good enough. So competition सबके लिए बरकरार रहेगा, and all the boys who are playing this game are eligible and will be selected. Absolutely, absolutely. ये प्रसाद सर हमेशा बताते रहते हैं कि क्रिकेट बड़ा है, क्रिकेट से बड़ा कोई नहीं है। So that was the message. Yes, Sulakshan sir, you want to say? Yeah, just इसमें ऐड करना चाहता हूँ एक चीज। बिल्कुल। आपने जो रिजर्व प्लेयर के बारे में जो बोला कि रिजर्व प्लेयर का रोल क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है टीम में, जब आप टीम में सिलेक्ट होते हो तो आप एक दूसरे के, आपके खुद के परफॉर्मेंस के लिए नहीं या फेल्यूर के लिए नहीं, आप एक दूसरे के परफॉर्मेंस के ऊपर हैप्पी हो जाओ। आप दूसरे के परफॉर्मेंस में भी आप हैप्पी हो जाओ। बिल्कुल। आप जब खेलते हो तो किसी ने सेंचुरी मारी है, किसी ने 5 विकेट लिया है, विकेट लिया है, कैच लिया है, विकेट कीपर हो, तो आप दूसरे के परफॉर्मेंस के ऊपर आप जब हैप्पी होंगे, उसी को बोलेंगे ग्रेट टीममेट। इसमें एक मैं एग्जांपल देता हूँ, फाइनल का एक मैसेज देना चाहता हूँ इसमें, खास करके अपने पीढ़ी बच्चों को, कि फाइनल में ऐसा एक इंसिडेंट हुआ वर्ल्ड कप फाइनल में, कि एक लड़का अपना फास्ट बॉलर सारे मैच खेलते हुए सेमीफाइनल तक खेला और फाइनल में नहीं खेल पाया, और फाइनल में हम लोग सनी गोयत को खिलाया। लेकिन उस वक्त मुझे भी ऐसा लगा कि यार ये पूरा सेमीफाइनल खेल के वो भी अच्छा कर रहा था लड़का, लेकिन वो नहीं खेल पाया। तो खुद बोला कि नहीं सर, बोला आपने बिल्कुल सही डिसीजन लिया, और इस फाइनल के लिए पर्टिकुलर इसके लिए सनी गोयत ही बिल्कुल सही है, और सनी गोयत का जो रोल है वो बिल्कुल सही है। तो ये जो ग्रेसफुलनेस है, एक्सेप्ट करना, ये ग्रेसफुलनेस भी होनी चाहिए, उसी में वहां पे रेस्पेक्ट बढ़ता है उस प्लेयर के बारे में। तो ये मुझे कहना है कि जब अगर बाहर भी बैठते हो तो पहला आप रेस्पेक्ट करो और दूसरे के परफॉर्मेंस में आप खुशी करो। बिल्कुल बिल्कुल, यही बात हमने शायद डिस्कशन जब हमारा ओपन हुआ था, और आपका ये सौरभ वालकर सर, पंडित सर, सुनील जी, और आपका जो बॉन्डिंग है, ये यही बता रहा था कि ऐसा ही बॉन्डिंग टीम में होना चाहिए था। ये एग्जाम्पल था, ये टीम, आपका सपोर्ट स्टाफ का जो टीम था, आप में जो बॉन्डिंग है, आप एक दूसरे को श्रेय दे रहे थे, अपने अपने काम का, अपने काम के अलावा दूसरे के काम का भी आप एक दूसरे को शेयर दे रहे थे। यानी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना भी कितना इम्पोर्टेंट है। तो ये आप बहुत बड़ी चीज होती है, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना। तो जो बच्चे बाहर रहे उनको भी टीम को कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए कंटिन्यूअसली। तो एक टीम बॉन्डिंग बनती है और उसके रिजल्ट अच्छे ही आते हैं। श्योर सर, एक सवाल है, एक Vikrant back, is Vikrant back please? No, I don't think so. So he is not back, sir. No, he's not. He's trying to connect, but he's not able to connect. I just spoke to him on the phone, so he's still trying. Can somebody There call he him is. on He's his, joining. Can somebody call him on his cell and ask him what is the issue, please? Yeah. Is it possible? दीपक सर विल ट्राई। एक सवाल था कि जो बच्चे नेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट टीम में सिलेक्ट नहीं होते, यानी जो प्लेयर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं AICAPC से,
पर वो आगे के रोड में नहीं जा सकते, यानी नेशनल टीम के लिए सिलेक्ट नहीं हो सकते। हर एक इंडिविजुअल का कैपेसिटी अलग है, क्योंकि नेशनल टीम में सिर्फ 16 ही बच्चे, 15 बच्चे सिलेक्ट हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं सिलेक्ट हो सकते। तो वो बच्चों को क्या करना चाहिए? तो जैसे कि सवाल का जवाब पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जो बच्चे AICAPC से जुड़े हैं तो उनका रिहेबिलिटेशन का काम भी जिम्मेदारी समझ के हम लोग करेंगे AICAPC। जैसे कि हम लोग ने ट्रेनिंग की बात करी कि ट्रेनिंग हम लोग उनको ट्रेनिंग देंगे, जैसे अंपायरिंग का ट्रेनिंग है, स्कोरर का ट्रेनिंग है। आज सौरभ सर ने बताया कि वीडियो एनालिसिस का भी ट्रेनिंग हम लोग दे सकते हैं उनको, और जो भी ट्रेनिंग पॉसिबल उनको दे सकते हैं वो डेफिनेटली देंगे, जिससे उनका हर तरह से डेवलपमेंट की कोशिश करी जाएगी। जो भी प्लेयर हमसे जुड़ा है, क्रिकेट से प्रेम करता है, हम लोग उसको ट्रेन करने की कोशिश करेंगे। प्रसाद सर का इस पे कुछ व्यू लेना चाहता हूँ कि आप एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ AICAPC आप कुछ कहना चाहेंगे इस पे? It is our moral duty इनके बच्चों को इनका ख्याल रखना, ये हमारी अभी मॉरल ड्यूटी है। बच्चे जैसे इंडिया के लिए भी नॉर्मल टीम के लिए सिर्फ 15 ही सिलेक्ट होते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि बाकी बच्चे क्रिकेट खेलना बंद कर देंगे और अपनी होप छोड़ देते हैं। तो जो बाकी के बच्चे हैं वो कंटिन्यूअस क्रिकेट प्रोसीजर में रहेंगे, उनको क्रिकेट रिलेटेड करियर्स दिए जाएंगे, बाकायदा ट्रेनिंग दी जाएगी, एंड देयर विल बी अ प्रोग्राम वेयर दे विल बी ट्रेन्ड, एंड मेन है जॉब्स क्रिएट करेंगे, एंड देन दे कैन प्ले एंड मेक अर्निंग फॉर द हाउस। सो ये हमारा मोटो है अभी, कि बच्चों को सिर्फ बुला के उनके पास से जो पैसे कोई लेता है वैसा कुछ नहीं होगा। इनफैक्ट थिंग्स हैव चेंज्ड नाउ। बच्चों को जो प्रॉपर क्रिकेट का माहौल है वो मिलेगा, और बच्चों का करियर जो है वो संभाला जाएगा। बिल्कुल, थैंक यू प्रसाद सर। अभी हमसे आई वुड लाइक टू वेलकम विनोद देशपांडे सर, ये भी हमसे आज अभी ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। तो क्या इकरान शर्मा जी अवेलेबल है? इकरान जी, शायद उनका वॉइस अभी तक करेक्ट नहीं हो रहा है। तो देशपांडे सर, मैं आपसे एक आप जुड़े हुए आते आते ही आपको एक तुरंत क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ। क्वेश्चन नहीं, आपकी गाइडलाइन चाहता हूँ इस मामले में। क्या आप सुन पा रहे हैं देशपांडे सर? हेलो दीपक सर, देशपांडे सर सुन पा रहे हैं? देशपांडे सर ऑनलाइन है, एक सेकेंड। ऑडियो ऑन करने बोल दो। वीडियो ऑन था उनका माइक ऑफ है, सॉरी। ओके, बाय द वे मैं ये कंटिन्यू करना चाहता हूँ, जब तक ये जुड़ते हैं तब तक ये जो प्रसाद सर ने जो बात करी थी, कल हमारा जो स्टेट एग्जीक्यूटिव के साथ हमेशा हमारी मीटिंग होती रहती है। कल एक तेलंगाना और हैदराबाद के साथ भी हमारी मीटिंग हुई थी कि जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कि हर बच्चा तो ऊपर के लेवल पे नहीं खेल सकता है, तो हम लोग को उसको एंगेज रखना है पूरे साल के लिए। सिर्फ एंगेज नहीं रखना है कि एक करियर के तौर पे, एक फाइनेंशियली भी उसको सपोर्ट करना है। और फाइनेंशियली सपोर्ट कैसे करेंगे? तो एक करियर के तौर पे उसको ट्रेनिंग देनी है। तो हर फील्ड में हम लोग ट्रेनिंग देने के लिए कुछ दिनों पहले मेरी देशपांडे सर से बात हुई थी कि स्टेट एसोसिएशन से कुछ ट्रेनिंग कैंप अरेंज होते हैं, जैसे कि अंपायर्स के ट्रेनिंग के लिए, स्कोरर के ट्रेनिंग के लिए कैंप्स अरेंज होते हैं। और वहाँ पे हम लोग हमारे प्लेयर्स की रिकमेंडेशन करेंगे, कि हमारे प्लेयर्स रिकमेंड करेंगे कि आप हमारे प्लेयर्स को भी ट्रेनिंग दो, ताकि वो आगे जाके एग्जाम दे, एग्जाम में पास हो, तो उनको रिक्रूटमेंट के लिए भी हम लोग ये करेंगे कि हमारे बच्चों को रिक्रूटमेंट मिले वहां से। जैसे कि आज सुनील जी भी जुड़े हुए हैं। मेरे भी एक दोस्त है जो महाराष्ट्र के मसाजर करके काम करते हैं, शुभम चौहान करके, शायद आप जानते हो शुभम को, तो महाराष्ट्र टीम के मसाजर हैं। तो ये भी एक बहुत बढ़िया करियर है। वो मेरे साथ क्रिकेट खेलते थे और आज वो महाराष्ट्र की टीम के मसाजर है। तो ये भी एक बढ़िया करियर है। और आप लोगों के साथ अगर हमारे बच्चे जुड़ते हैं तो वो सीखेंगे। मैं तो आपको ये हमेशा ये करूंगा कि आप आपके साथ रखो। शायद कुछ दिनों के लिए आप उनको ये कुछ रेनोवेशन मत दो, और एक ट्रेनिंग के तौर पे उनको साथ में रखो, ताकि उनको पता चले कि काम क्या होता है, ये काम का वैल्यू क्या है। ये बहुत बड़ा वैल्यू का काम है। और आप तो सुनील जी जैसे काम करते हैं, तो ये तो एक
किसी को भी पेन से रिलीफ देना एक बहुत बड़ी चीज होती है। तो मैं जी उल्टा सुनील सर से कुछ एक्सपीरियंस सुनना चाहूंगा कि जब कोई प्लेयर बहुत ज्यादा पेन में होता है और उसको आप रिलीव करते हो पेन से, तो क्या उसका ये क्या होता है? मैं तो बोलता हूँ वो तो आपको गॉड मानते रहेंगे। यानी आई नो कि एक मसल्स पुल होता है और वो जो कुछ ये स्टिफनेस के बाद वो जो आदमी चल नहीं पाता है और आप एक मसाज करके वो जो रिलीव करके देते हैं, तो आदमी के लिए आप तो भगवान के बराबर हैं। Can we take some questions now? या we are not getting any questions right now. So we'll just cut the show. Saurav, we have Deshpande sir as well as Ikranji on the call. So yeah, I think we Yeah. had few. Before that, we will have an experience of Sunil sir. Yeah. Sunil जी, आप कुछ एक्सपीरियंस शेयर हाँ यस एक्चुअली वाकई में ये एक सच्चाई बात है। क्या मेरा ज्यादा करके रोल जो मैश्योर का जो रोल होता है, जो गेम खत्म होने के बाद में ज्यादा मेरा रात में रोल होता है, क्योंकि सवेरे से लेके जो प्लेयर का फिटनेस है, उनका प्रैक्टिस है, नेट प्रैक्टिस है, हर चीज का उनका जो सिस्टम होता है, तो ज्यादा करके मेरा रोल रात में होने के कारण तो प्लेयर पूरे दिन में का सवेरे से लेके शाम तक जो उनका प्रैक्टिस होता है, प्रैक्टिस सेशन होता है, तो मोस्टली मेरा ज्यादा करके रात में रोल होता है कि प्लेयर जब भी मेरे पास में शाम को आ जाते हैं रात में, तो उनका जैसा हैमस्ट्रिंग ज्यादा लॉक हुआ है या उनका काफ्स लॉक हुआ है, बैग उनका ग्लूट्स वगैरह, तो ये जो उनके जो मसल्स है, जो जब मैं उनको फ्री करता हूँ तो वाकई में उनके उनके जो बॉडी का जो मसल्स इतने रिलीफ हो जाते हैं कि वो इतने खुश हो जाते हैं। क्या बोला सर आपने क्या किया, ये पूरा मुझे एकदम रिलैक्स किया है। और क्यों नहीं उनका होना चाहिए सर, क्योंकि ये जो बच्चे हैं, ये जो पीड़ित बच्चे, ये इनका काम करते हुए मुझे मन से इतनी खुशी हुई है कि मैं आपको क्या बताऊं। और इतने अच्छे तरीके से हर रूल रेगुलेशन करना, सर की बात मानना, हम सपोर्टिंग स्टाफ का उन्होंने इतने अच्छे की तरह से ये रखना, तो मैंने पूरा उनके लिए टाइम दिया है। वो जब भी रात को कितना भी बजे आते थे, तो मैंने उनके लिए हमेशा मैं बोला आप कभी भी आ जाओ, आपका जो भी प्रॉब्लम होगा, जो भी मसल्स आपको सवेरे खेलते समय जो आपको प्रॉब्लम हो रहे, तो मैं पूरी अच्छी तरह से उसको निभाऊंगा। और ये टीम कैसे आगे जाए, आप कैसे फिट रह सकते हैं, बस इसमें मैं पूरा सहयोग दूंगा, ये मेरे मन से। थैंक यू सुनील जी, ये आपका बड़प्पन है कि आपको ये बच्चों के लिए काम करके बहुत अच्छा फील हुआ, ये आपका बड़प्पन है। पर मैं चाहूंगा कि आगे जाके आप हमारे बच्चों में से 4 बच्चों को ऐसे तैयार कीजिए कि वो भी आपकी तरह बच्चों का पेन रिलीव करे। और मैं तो चाहता हूँ कि हर बच्चा हमारा आगे जाके जो स्टेट लेवल की भी टूर्नामेंट हो, तो वहां पे एक मैश्योर आपकी जैसे टीम के साथ जुड़े। और वो आई होप कि आगे जाके वो मैश्योर जो जुड़ेंगे वो हमारे ही हो, पीडी फ्रॉम पीडी क्रिकेट ही हो, वो वहां से तैयार हो के आप नहीं उनको सर, तैयार कीजिए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जी क्योंकि देखिए ये जो टीम बनी, ये जो टीम सिस्टम है, मगर मैं सर के बारे में मैं जितने भी शब्द बोलूं सुदर्शन सर के बारे में, जी क्योंकि सबसे जरूरी है, इतने बड़े उनके पास पावर थी, रूल रेगुलेशन था, मगर उन्होंने इतनी अच्छी तरीके से निभाया और सबको साथ में लेके उन्होंने 100% बोला कि नहीं आप उनको ये करना है, ये करना है, ये अच्छा करना है। हमेशा पहले से लेके लास्ट तक उनकी एक ही बात होती थी कि आप उनको अच्छा करना है और अपने टीम को, अपने परिवार को अच्छे तरह से लेके जाना है। बस मैं तो धन्य हूँ कि उन जैसा कोच का भी मैंने काम देखा, सर का काम देखा, और इतने अच्छी तरह से प्लेयर्स से बात करके इतना प्यार मोहब्बत से समझा के शायद कोई समझा सकता है। मैं तो बहुत सर का आभारी हूँ, बहुत उन्होंने खुश रखा। थैंक यू। ग्रेट। ये सुलक्षण सर को तो हर एक इंडिविजुअल प्लेयर से इवन सपोर्ट स्टाफ भी उनको कॉम्प्लीमेंट करता ही रहता है। और मैं तो चाहूँ कि उनके करियर में भी ये सब चीजें चलती रहे, भगवान उनको यश देता रहे और उनके काम का डेडिकेशन है उसका उनको हमेशा फायदा रहता रहे। वो दिल से जो आदमी साफ होता है, उसकी नीयत, जिसकी नीयत साफ होती है, उसके बारे में लोग ऐसे ही कहते हैं। थैंक यू सुलक्षण सर, जो आपने टीम के लिए किया है उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। एक देशपांडे सर आप जुड़े हुए हैं यहाँ पे।
जी देश पांडे सर, एक हमारी बात हो रही थी कि हम जो प्लेयर्स के जो कैंप्स करने जा रहे हैं, स्टेट लेवल कंडीशनिंग, वो जो कैंप होगा स्टेट लेवल का, जोनल लेवल का, फिर नेशनल लेवल का, जैसे कि नॉर्मल प्लेयर के बीसीसीआई के जो होते हैं स्टेट लेवल कैंप होता है, फिर जेडसीए होता है, फिर एनसीए होता है, वैसे ही हम हमारे बच्चों के लिए करने की सोच रहे हैं। तो इसमें ये सौरभ वालकर जी का कंट्रीब्यूशन रहेगा, अमोद जी का कंट्रीब्यूशन रहेगा, सुलक्षण सर का तो डेफिनेटली रहेगा ही, ये हमारे सुनील सर का रहेगा। ऐसे लोगों को हम वो कैंप के लिए जोड़ना चाहते हैं, तो प्लीज उसके लिए आप थोड़ा गाइडलाइन दीजिए कि हम लोग कैसे कैंप कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये सब चीजों को इनकॉर्पोरेट कैसे कर सकते हैं। जी, जैसे बीसीसीआई का कैंप रहता है या मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन में हम लोग जो कैंप्स करते हैं, समर कैंप होता है, तो उसमें जोन होते हैं। जोन हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें भी हम लोग जो 6 जोन करेंगे या 8 जोन करेंगे, उधर के लोकल एसोसिएशन से, बहुत सारे एसोसिएशन से मेरी बात हो गई है कि मोस्ट ऑफ द पीपल आर रेडी टू हेल्प, और मोस्टली सब टॉप क्रिकेट खेले हुए हैं, पर्टिकुलरली बड़ौदा, अहमदाबाद या ईस्टर्न जोन में भी है, सेंट्रल जोन में है, कर्नाटका में तो है ही, अपना आदमी है कर्नाटका में, शिवा है उधर, ही इज हैंडलिंग वेरी वेल। तो उनका हेल्प लेके हम लोग वो सब कैंप्स करने वाले हैं, और उस कैंप में अभी सब वो समझो स्लॉट देंगे उसमें। एक जो 15 दिन का कैंप इस जोन में है, उसमें फिजियो ट्रेनर्स, अभी सपोज अमोक पंडित है या निरंजन पंडित है या सुलू सर है, तो उनके साथ उनकी टीम भी होती है। अभी निरंजन पंडित सर के साथ उनका सपोर्ट स्टाफ है, फिजियोथेरेपिस्ट का सपोर्ट स्टाफ भी होता है। तो निरंजन के अंडर फिजियोथेरेपिस्ट का जो सपोर्ट स्टाफ है, अगर 4 जगह पे एक ही टाइम पे कैंप रहेगा, तो हमारे यहीं से सपोर्ट स्टाफ भी जाएगा उस कैंप में। तो कोऑर्डिनेशन के लिए, फ्यूचर कोऑर्डिनेशन के लिए वो अच्छा रहेगा। वैसे ट्रेनर का अभी अमुक सर है अपने पास, अमुक सर विल गाइड देम कि क्या गाइडलाइंस देंगे, तो सारे जोन्स में सेम गाइडलाइंस के ऊपर काम होगा, और सबका लाइन ऑफ एक्शन और जो क्या बोलते हैं ना, पैरामीटर्स ऑफ टीचिंग, पैरामीटर्स ऑफ द फंक्शनिंग सेम रहेंगे। तो और एसोसिएशंस आर रेडी टू हेल्प अस, तो उनकी हेल्प लेके जब कभी ये चालू होगा, उसके बाद ये प्रोग्राम, तो अभी आपने जो भेजा है उसमें थोड़ा सा फाइन ट्यूनिंग करके वी विल फाइनलाइज द प्रोग्राम। बिल्कुल बिल्कुल, आपका गाइडेंस और आपका सपोर्ट बहुत वैल्यूएबल होगा ये सब चीजों में। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा AICAPC के लिए कि हम लोग स्टेट लेवल पे वो ट्रेनिंग कैंप, कंडीशनिंग कैंप, यानी टेक्निकल उनको भी जो डिफिकल्टीज है, सुलक्षण सर जैसे अगर ट्रेनर उनको मिल गए या वहाँ के लोकल ट्रेनर्स ने भी ट्रेन किया, तो मेरा खुद का नजरिया ऐसा है कि जो स्टेट लेवल का प्लेयर है वो जब जोनल लेवल पे आता है तो उसके गेम में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट दिखना ही चाहिए, और जो जोनल लेवल का प्लेयर है वो नेशनल कैंप करके आता है, तो वो नेशनल लेवल का कैंप करने के बाद वो उसका लेवल एक एक स्टेप से हर बार बढ़ना चाहिए। जब इंटरनेशनल कैंप करेगा तो वो स्टेप उसका अलग होना चाहिए, वो दिखना चाहिए। जब वो प्लेयर डोमेस्टिक में खेलेंगे तो डेफिनेटली वो दिखना चाहिए कि ये कुछ लड़का स्पेशल ट्रेनिंग करके आया है, और ये तभी दिखेगा जब ऐसे अच्छे अच्छे लोग हमसे जुड़े हुए हैं, टेक्निकलिटी भी हम उनको पता चलेगी, मेंटेन भी कैसे करने का है वो भी पता चलेगा। तो ये सब चीज, ये सब प्रोसेस में से जब वो लड़का जाएगा तभी वो निखार दिखेगा उसमें, तो ये होना चाहिए ऑटोमेटिकली। उसको जब वो टॉप लेवल का जब क्रिकेट में अगर सिलेक्ट होगा, उसको ये जो बेसिक थिंग्स है, जो ट्रेनिंग सेशन रहता है या जो फिजियोस का प्रोग्राम रहता है या जो मैस्योर का कैसा यूज करके लेने का है, तो क्या है बच्चों को मालूम नहीं रहता कि मैस्योर का भी क्या रोल होता है, मैस्योर का कैसा यूज करके लेने का। वो भी मैं देखा टॉप लेवल के क्रिकेटर्स को भी बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है हाउ टू यूज अ मैस्योर प्रॉपरली। तो कुछ भी आते हैं और आके जो पलंग पे सो जाते हैं और उनसे ट्रीटमेंट लेते हैं। ये सुनील जी मेरे से एग्री होंगे। तो क्या होता है कि जो जेन्युइन पर्सन रहता है उसको ट्रीटमेंट मिलने में तकलीफ होती है, क्योंकि तुम 2-3 मैच्योर एक टूर पे लेके नहीं जा सकते। तो वो भी उनको शुरू से ही वो डिसिप्लिन लगाना पड़ेगा। तो उनको जब ग्रासरूट लेवल में अगर वो फिजियो ट्रेनर इनके साथ रहेंगे, हमारी आइडिया वही है कि शुरू से बेसिक लेवल में वो उसमें रहेंगे, तो उनको आगे जाके उसका सिस्टम समझेगा और इट विल नॉट बी मिसयूज्ड बाय द प्लेयर्स। बिल्कुल बिल्कुल, आपने मैस्योर का टॉपिक निकाला तो एक कॉम्प्लीमेंट है हमारे सुनील सर जी के लिए कि एक अनीश रंजन ने कॉम्प्लीमेंट दिया है कि आई वाज प्लेड इन फाइनल्स, आई गॉट अ सीरियस
injury before the finals, and I am very doubtful whether I was able to play that game or not. But Correct. Sunil sir gives God touch to the treatment, God touch of treatment, and I make it possible to play in the final and perform. So एक बड़ा कॉम्प्लीमेंट है सुनील सर के लिए कि आपका हाथ लगने से अनिश को अच्छा लगा और वो फाइनल्स में खेल पाया, और फाइनल्स खेलने के बाद वो मैन ऑफ द शायद बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट भी बना, हाईएस्ट। ये एक ग्रेट अचीवमेंट है, ये होना चाहिए बच्चों को। इसीलिए तो सुनील को चुना था ना उधर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वही तो बोल रहे हैं ना, सब बच्चों से उनको कॉम्प्लीमेंट गॉड्स हैंड बोल रहे हैं, गॉड्स टच, गॉड्स हैंड। सुनील का हाथ तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा हाथ है। सुनील जी हम लोग कभी मिले नहीं है, पर अभी मेरी क्यूरियोसिटी बहुत बढ़ रही है कि ये सपोर्ट स्टाफ को मैं इंडिविजुअली जाके मिलूं हर एक जन को। हर एक जन एक अपने आप में एक अलग कैरेक्टर है, तो ये गॉड्स हैंड से एटलीस्ट मैं शेक हैंड तो करना चाहूंगा डेफिनेटली। क्या होता है गॉड्स टच, वो देखना चाहूंगा। सुलक्षण सर से तो मिला ही हूँ मैं, पर आप लोगों से डेफिनेटली मिलना चाहूंगा। सो आई वुड कम ओवर टू विक्रांत शर्मा जी। ये जो आप देख रहे हैं, ये प्रोसेस में से हम लोग जा रहे हैं, ये प्रोसेस काफी हद तक आपने देखा है कि क्या हम लोग किस तरह के लेवल का सोचते हैं और किस तरह का हम लोग इम्प्लीमेंटेशन करना चाहते हैं। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, थोड़ा आप रिव्यूज रखना चाहिए। देखिए, मैंने ना इस प्रोसेस को बहुत नजदीक से देखा और मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि आज जिस मुकाम पे हम लोग बैठे हैं, या अभी जैसे ड्रेसिंग रूम, आज जो टॉपिक है ड्रेसिंग रूम की जो इंटरनल बातें हैं, उसके लिए हम लोग जो बात कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, प्लेयर्स के लिए कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी बात तो ये है, क्योंकि ये इंडिविजुअल गेम नहीं है। क्रिकेट की बात कर रहे हैं तो ये इंडिविजुअल गेम नहीं है, इसमें 11 प्लेयर्स नहीं इन्वॉल्व होते हैं। 11 प्लेयर्स के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपस में इन्वॉल्व होती है। और जो टैलेंट हम लोगों ने चुना, जो ये टीम ने चुना, जैसे प्रसाद देसाई जी सेलेक्टर थे, उन्होंने चुना। सुलक्षण कुलकर्णी जी को मैंने बहुत बड़े नजदीक से देखा, उनके काम करने के ढंग को, उन्होंने पूरी फ्रीडम दी। अभी उसके बाद अमोक पंडित जी हैं, ऐसे जिन जिन के नाम लो, विनोद देशपांडे जी का तो खैर क्या कहना, उन्होंने सबको संगठित किया, बिल्कुल जिसे कहते हैं पीछे एट द बैक होके उन्होंने सपोर्ट किया। तो ये एक नियति, अभी जैसे इनका सुनील जी की बात कर रहे थे कि इनका टच जो है, वो टच की जो अगर मैं बात करूं तो उस टच के पीछे सबसे बड़ा एक ही रीजन है कि आपकी नीयत, आपकी सोच, आपकी पॉजिटिव जो सोच है, वो अगर पॉजिटिविटी में रहेगी तो ही आप जिंदगी में कोई अच्छा काम कर सकते हैं। और इस क्रिकेट को अगर आज इस मुकाम तक पहुंचा, ये क्रिकेट जो बच्चों ने जो अपना टैलेंट दिखाया, एकीकरण दिखाया, वो उसके पीछे सबका यही रीजन है, जो मैं मानता हूं कि इसके पीछे जो ये से जितने भी लोग जुड़े थे, चाहे वो कोच के रूप में हो, चाहे वो फिजियो के रूप में हो, चाहे वो ट्रेनर के रूप में हो, चाहे वो मसाजर्स हो, चाहे वो वीडियो एनालिस्ट हो, चाहे वो कोच हो, चाहे वो सिलेक्टर्स हो, ये सारे के सारे लोग इन्वॉल्व हुए, एक टीम की तरह इन्होंने काम किया। और इन सब लोगों के मन में सिर्फ एक ही इंटेंशन थी कि हमें कुछ अच्छा काम करना है। और हम लोगों के लिए ये एक फैमिली जब इन्होंने एक बिल्डअप की, उस फैमिली का रिजल्ट्स जो थे ये थे। और आज आपको बता दूं मैं कि सबसे बड़ी हमारे लिए चैलेंज ये था इंडियन टीम के लिए कि इंडियन टीम जो थी एक अंडरडॉग थी, और इंग्लैंड में खेलना, इंग्लैंड का क्लाइमेट जो था वो इंडियंस को, जो हमारे प्लेयर्स थे, वो सूट नहीं किया था, ना वो उस बारे में जानते थे। दूसरा जो डिसेबिलिटी का और जो था वो परसेंटेज हमारे यहाँ 40% था, उनके यहाँ 10% था। आप ये देखिए कि इन सब चैलेंजेस को हम लोगों ने बीट किया, और बीट ही नहीं किया, हम लोगों ने एक भी मैच हारे नहीं, और सारे जितने भी मैच हम लोग जीते हैं वो बड़े कन्विंसली जीते हैं। तो ये सारा का सारा क्रेडिट जो जाता है वो एक टीम एफर्ट को जाता है, पूरा एक टीम गेम प्लान था, सबने अपना योगदान दिया। कोई भी व्यक्ति ये कहे कि ठीक है मैंने योगदान दिया या आई हैव गिवन 100%, ऐसा नहीं मैं मान सकता। इट वाज ए कलेक्टिव एफर्ट, एंड दैट टू विद द पॉजिटिव एटीट्यूड, यस वी कैन डू इट। उन बच्चों में भी जो प्लेयर्स थे, उनके मन में ये चीजें भरना, मैंने शायद बीच में बात कट गई थी मेरी, मैं फिर कहना चाहता हूं कि परफेक्शन लाने के लिए आपको गुरु का होना बहुत जरूरी है। और गुरु के माध्यम से जितने भी अभी ये हमारे अभी जिन्होंने अपने अपने व्यूज दिए ड्रेसिंग रूम वाले, चाहे वो सिलेक्टर्स हो, उन्होंने एक बहुत अच्छा रोल प्ले किया और एक रोल मॉडल के रूप में वो आए।
और उन्होंने इन सब प्लेयर्स के टैलेंट को पहचाना कि हर बच्चे में एक टैलेंट क्या है। देखिए हर बच्चे में कोई ना कोई टैलेंट होता है, सारे सचिन तेंदुलकर नहीं बन सकते, सारे कपिल देव नहीं बन सकते। हाँ, पेरेंट्स जो चाहते हैं वो ये चाहते हैं कि हाँ मेरा बेटा सचिन तेंदुलकर बने, लेकिन जब आप उसको ट्रेनिंग कैंप में भेजते हैं तो जो वहां का कोच होगा या जिस कोचिंग के माध्यम से आप उसको ट्रेन करना चाहते हैं, वो कोच आइडेंटिफाई करता है बच्चे के अंदर कि क्या टैलेंट है, और उसके अंदर टैलेंट होता है उसको ग्रूम करता है, उसको एक प्लेटफॉर्म देता है। ऐसे ही यहाँ जो बच्चे सिलेक्ट हुए, उन बच्चों का जो टैलेंट निकाला वो इन्होंने निकाला। प्रसाद देसाई जी जो है उन्होंने बच्चों का सिलेक्शन किया, पूरे हिंदुस्तान में सब जगह से बच्चे आए, उनमें से एक क्रीम उन्होंने निकाली। उसके बाद हम लोगों का सारा कोऑर्डिनेशन हुआ और परफेक्शन हुई। और ये परफेक्शन का सबसे बड़ा रीजन था कि, और मैं अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत मानता हूं कि मैं इस स्क्वाड में, इस टीम में मैं एक साथ था, एक इनके साथ मैं इन्वॉल्व रहा और मैं एक पार्ट था इस कॉज के लिए। बाकी आज जो भी काम हुआ मैं तहे दिल से इनको अप्रिशिएट करता हूं, और आगे जो भविष्य है उसके लिए मैं ये कामना करता हूं कि ये एक फैमिली जो बनी जिसमें किसी भी बात का स्वार्थ नहीं था, ये सारे के सारे दिल से जुड़े। और हकीकत में मेरा ये मानना है कि, और सच्चाई भी है कि इन्होंने एक दिल से जो काम किया उसका रिजल्ट जो था वो वर्ल्ड सीरीज हम लोग जीते। अदरवाइज अगर ये एक साथ काम नहीं होता और इस इंटेंशन से काम नहीं होता, हमारे लिए ये जीत जो थी वो शायद हम लोग ये नहीं कर पाते। तो वी हैव डन एन अचीवमेंट एंड दिस एप्रिसिएशन गोज टू एवरीबॉडी, चाहे वो अनिल जोगलेकर जी हों, विनोद देशपांडे जी हों, वाडेकर साहब हों, और आज की डेट में जो एक मुहिम चली थी वाडेकर साहब के बैनर के नीचे जो चला था, सिस्टम चला था, आज बड़ी खुशी है हम लोगों को कि वी हैव अचीव्ड दैट गोल एंड इट वाज टोटली अ टीम एफर्ट। विदाउट टीम एफर्ट शायद ये काम नहीं पॉसिबल था। और आगे भी ये जो स्क्वाड देखिए, जीतने के बाद हम लोग आज भी जुड़े हुए हैं, लोग सारी टीम आज भी इसमें लगे, अपने पूरे एफर्ट्स डालने को तैयार हैं, इन्वॉल्व हैं। ये क्लियर शो करता है कि आगे अगर डिसेबल क्रिकेट की बात करते हैं तो ये इसका जो फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट है, क्योंकि इसमें ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जिनकी इंटेंशन सिर्फ एक चैरिटी है, जिनकी इंटेंशन एक पॉजिटिविटी की है। और जब तक ये रहेंगे इस क्रिकेट का फ्यूचर बहुत अच्छा रहेगा। और बाकी अगर हम लोगों का जो कलेक्टिव एफर्ट रहा वो ऐसे ही रहे। बाकी एक और चीज है, जैसे अभी बात पे सुलक्षण जी ने भी एक बात बोली, मैं उनकी बात से सहमत हूँ कि हम लोगों को चाहिए या प्लेयर्स को चाहिए कि हम लोग टूर्नामेंट्स ऐसे होते रहें ताकि हम लोगों का आपस में जो है, जो प्लेयर्स का सिलेक्शन है, जो प्लेयर्स के अंदर जो एक प्रैक्टिसिंग जो एक हैबिट है, किलर है, जो जीतने की जो एबिलिटी हो, जो इंस्टिंक्ट चाहिए होती है, वो बनी रहे। उसके रीजंस में हम लोगों को एक इनको ज्यादा से ज्यादा एक्सपोजर मिले ताकि कैंप्स और ऐसे जो टूर्नामेंट्स हैं ऐसे दोबारा फिर से हो। क्योंकि उसके वर्ल्ड सीरीज के बाद अगर आप देखें तो वर्ल्ड सीरीज के बाद हम लोग एकदम जिसे कहते हैं इस क्रिकेट में हम लोग शांत हो गए किसी न किसी रीजन से। अब तो लॉकडाउन चल रहा है, होप लॉकडाउन खत्म होने के बाद हम लोग सारे के सारे फिर से कोई ना कोई सीरीज करें ताकि इन प्लेयर्स को फिर से एक मुकाम मिले, इकट्ठे हों, और जो ये समर्पण की जो भावना है सारे हमारे यहाँ जो अभी हैं, सारे जो समर्पण की भावना, ये फिर से आपस में जुड़ के और एक अच्छा एक माइलस्टोन फिर से सिद्ध करें। बिल्कुल, थैंक यू करण जी, एक बहुत बड़ा संदेश आपने दिया। आपने एक वेल सेड, एक बहुत बड़ी बात आपने कही कि यहाँ पे जो जुड़े हुए लोग हैं ये एक तो दिल के साफ है, एक चैरिटी कॉज के लिए काम कर रहे हैं, सिर्फ चैरिटी मन में रख के ही काम कर रहे हैं। जैसे कि सुलक्षण सर ने बताया था कि कुछ कंट्रीब्यूट करो, मेरा सोसाइटी की तरफ भी एक कोई दायित्व बनता है और मैं अपने तरफ से कुछ कंट्रीब्यूट करूं। तो ये जो सोच है, ये सोच बेसिकली हमको आई है जिन्होंने ये AICAPC का गठन किया था, श्री अजित वाडेकर सर जी, जिनके खुद के मन में डिस्पाइट ऑफ ऑल फेम, उनको प्रसिद्धि, नाम, ये सब मिला था, पहले से ही मिल चुका था। उन्होंने खुद ने ये सोचा कि मेरा कुछ दायित्व बनता है और ये दायित्व के प्रति मैं कुछ करूँ ये फिजिकली हैंडीकैप बच्चों के लिए। ये सोच जो उनकी थी, मैं सोचता हूँ कि हमारा आज के पैनल के नहीं, हमारा हर बच्चा डायरेक्टली अजित वाडेकर सर से जुड़ा हुआ है और
वही सोच उसके मन में भी है। वो प्योरनेस जो वाडेकर सर में मैंने देखी है, मैं बहुत साल से उनके साथ था, बहुत साल मैंने एक्सपीरियंस किया है कि एक लेजेंड आदमी बट वेरी 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 जीनियस पर्सन। तो ऐसे आदमी से मेरे को काम करने का सौभाग्य मिला, या ऐसे आदमी के साथ, और बहुत क्लोजली मेरे उनके साथ रिलेशन थे। और जो प्योरनेस उनमें था वो प्योरनेस आज सब में है, और ये प्योरनेस यहाँ पे दिख रहा है, यानी वो फील हो रहा है हर एक जन के बात में। आज हम लोग जो जुड़े हुए हैं, यानी विनोद देशपांडे सर है, अनिल जोगड़ेकर सर है, सुलक्षण कुलकर्णी सर है, प्रसाद देसाई सर है, कश्मीरा मैडम है, ये सब जुड़े हुए हैं, मैं खुद जुड़ा हुआ हूँ, दीपक जाधव सर जुड़े हुए हैं। तो ये सब लोग जुड़े हुए, डायरेक्टली जुड़े हुए थे अजित वाडेकर सर से। हमारे हर एक इंसान, हमारे हर एक कमेटी मेंबर का, हमारे हर एक स्टाफ मेंबर का ये डायरेक्ट कनेक्टिविटी अजित वाडेकर सर से है। और वो सोल इतना प्योर था कि उनके नाम के नीचे कुछ गलत काम हो ही नहीं सकता, यानी गलत काम की सोच भी नहीं आती हमारे मन में। तो दैट्स अ ग्रेट थिंग फॉर अस। ये उनका आशीर्वाद से हमने जो, उनके आशीर्वाद से ये जो चल रहा है, तो उनके आशीर्वाद से ही चल रहा है। एक्चुअली मैं खुद ये बहुत एक्सपीरियंस किया हूँ उनके साथ। तो आज अगर वो अजित वाडेकर सर होते तो शायद ये उनके लिए एक बड़ा ड्रीम होता था। वो इतने खुश होते रहते, मेरे हिसाब से तो आज दुनिया का सबसे खुश आदमी अजित वाडेकर सर होते थे अगर ये सब देखते थे, ये प्रोसेस और ये और हम लोगों की एक्टिविटी। क्योंकि उनका बहुत सपना था कि हमेशा मेरे को बोलते थे कि सौरभ, हम लोग को कुछ अलग डायरेक्शन में बढ़ना है, अलग लेवल पे बढ़ना है, हम लोग कहीं पे स्टक हो गए, ये स्टक में से हमको निकलना है बाहर, कोई अलग लेवल पे लेके जाना है। तो ऐसे ऐसे लोग हमारे साथ अभी जो जुड़ रहे हैं, उनके व्यूज है, ये प्रोफेशनलिटी है। आज सर होते थे तो बहुत खुश होते थे। मेरे को अभी आई गॉट थोड़ा सा मैं इमोशनल हो गया। या विक्रांत सर, आप कुछ शेयर करना चाहते हैं? मैं जस्ट एक थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहूंगा आपकी बात को, जो थोड़ी सी रह गई, कि दिस ऑल क्रेडिट, देखिए जो जिंदगी में कोई भी काम होता है उसका एक बीज जिसे कहते हैं वो बोया जाता है। वाडेकर साहब ने एक बीज बोया, और वाडेकर साहब की अगर फैमिली की बात करें, आपने बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि वाडेकर साहब के पास ऑलरेडी नाम, इज्जत, शोहरत, फेम जो इंसान को चाहिए होता है वो सब चीजें मिल चुकी थी। मिलने के बाद उन्होंने इस कॉज के लिए सोचा, और इसको सोचा नहीं, साथ में उसके लिए किया। और वाडेकर साहब का, क्योंकि ही वाज मैं ये मानता हूँ, मैं उनसे नहीं मिला, लेकिन मैं ये मानता हूँ बिना मिले कि वो एक बहुत अच्छी और एक बड़ी साफ शख्सियत वाले व्यक्ति थे। क्योंकि उनके साथ जो जुड़े हुए थे लोग, जैसे मैंने उनसे एक बार गोवा में मैंने इनसे मिला, विनोद देशपांडे जी से फर्स्ट टाइम मिला, तो जब मैंने इनको देखा, ही इज वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन, और उसी दिन से मुझे एहसास हुआ कि शायद ये अब क्रिकेट जो है, जो एक कॉज है, ये कुछ ना कुछ रिजल्ट्स इसमें मिलेंगे। उसके बाद मैं प्रसाद देसाई जी से मिला, और इंटरनली एक ही फीलिंग्स आई सबके साथ मिलकर। अनिल जोगलेकर जी से मिला, ये, और मेरी फील्ड डिफरेंट है, इन द सेंस आई एम ए लॉयर बाय प्रोफेशन। लेकिन जैसे कहते हैं जिंदगी, अभी जैसे सुलक्षण जी ने भी एक बात बोली कि जिंदगी में हर इंसान को सब कुछ देता है, कुदरत देती है, लेकिन इंसान को कुछ रिटर्न में कुछ ना कुछ चैरिटी, कुछ ना कुछ सोशल काम करना चाहिए। और अभी भी लोग बहुत जुड़े हुए हैं। लोग कहते हैं कि लोग अच्छे नहीं हैं, मैं नहीं मानता इस बात को, क्योंकि मैंने प्रत्यक्ष देखा है कि जब मैं इन लोगों के साथ जुड़ा तो मेरा एक अटैचमेंट इतना हुआ, इतना मैंने महसूस किया कि यार ये लोग इतने बड़े बड़े टॉप ब्रांच हैं, टॉप, इन्होंने नेम, फेम, इज्जत, शोहरत सब चीज पाने के बावजूद ये बिना किसी स्वार्थ के जब इस सिस्टम को में जुड़े हैं, इस सिस्टम को सुधारने जुड़े हैं, बच्चों के लिए जुड़े हैं बेसिकली। जो हम देखिए, बातें तो हम बहुत करते हैं डिसेबल क्रिकेट की। आज सबसे बड़ी विडंबना मैं आपके माध्यम से एक और भी लोगों को बोलना चाहता हूँ, जो लोग देख भी रहे हैं, जो लोग इसके बारे में आपस में डिस्कस भी करेंगे। हम लोग बातें बहुत करते हैं कि ठीक है, डिसेबल क्रिकेट में हम लोगों को जुड़ना चाहिए, या हम लोगों को चैरिटी करनी चाहिए, या हम लोगों को सोशली कुछ ना कुछ एक्टिवेट करना चाहिए। तो इन प्लेयर्स के पीछे, आज जो वर्ल्ड सीरीज में जो प्लेयर्स जीते हैं, उसके पीछे अगर लोग जो जुड़े हुए हैं, आप उनको देखिए कि उनकी डेडिकेशन देखिए, और हकीकत में उनको नाम की जरूरत ही नहीं है। आज मेरे ख्याल से अनिल जोगलेकर जी हैं, पीछे बैठे हैं,
उनको नाम की जरूरत ही नहीं है। उन्होंने जब भी मेरी कभी बात हुई, उन्होंने हमेशा मुझे कहा, प्रसाद देसाई जी से बात करता हूँ, उनको कहा, उन्होंने कहा जी मेरी कोई नाम की जरूरत नहीं। विनोद देशपांडे जी, सुलक्षण कुलकर्णी जी, अमोक पंडित, मतलब ऐसे कितने नाम हैं जो ये आज हो सकता है शायद वो इंटरनली मुझे जब सुने तो वो आपस में बोले कि यार ये मेरे नाम क्यों ले रहे हो आप। हालांकि वो हमेशा मना करते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि आपके माध्यम से इसलिए ले रहा हूँ कि जब हम लोग एक बात करते हैं सोशल कॉज की, तो इस कॉज के लिए औरों को भी मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप भी इस कॉज के लिए जुड़े। ये एक बहुत नोबल कॉज है और आपको हकीकत में दिल से सुकून मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस कॉज में जो लोग जुड़े हुए हैं, जो दिन रात काम कर रहे हैं, तन मन धन से काम कर रहे हैं, वो ऑलरेडी एक आइकॉन्स हैं। अभी आप ये देखिए कि जो आप जो वीडियो एनालिस्ट है, वो अपने आप में अपने जो कोच देखिए, सिलेक्शन देखिए, तो ये सारे के सारे एक दिग्गज हैं और इनके नाम ऑलरेडी दे आर ब्रांड्स, बट दे आर वर्किंग टुगेदर और बिना किसी ईगो के। सुलक्षण कुलकर्णी जी ने कहा कि ठीक है जी, आपने नोट किया होगा, सुलक्षण कुलकर्णी जी ने अपने ऊपर क्रेडिट नहीं लिया, उन्होंने सबको कलेक्टिवली सबको सपोर्ट किया। दिस शोस कि आप ये देखिए कि ये परिवार जो जुड़ा है और ये परिवार जिसने काम किया है इतने कम दिनों में, इस ये जो रिजल्ट्स ओरिएंटेड मिला, और रिजल्ट्स देखिए ना आप, इंडिया की टीम वर्ल्ड सीरीज में एक मैच नहीं हारी और जितने भी मैच जीती है वो कॉम्प्रिहेंसिवली जीती है, अनडिस्प्यूटेड जीती है। और इन्होंने एक माइलस्टोन सेट किया। वो माइलस्टोन ऐसे कैसे सेट हो गया? उन प्लेयर्स को उनको ग्रूम किया गया, उनको उनकी एफिशिएंसी को इग्नाइट किया गया, उनको बताया गया कि यू आर परफेक्ट इन दिस, उनकी वीकनेस को बताया गया ताकि उन वीकनेस को वो अपने आप को जो है उनको स्ट्रॉन्ग करें, ताकि वो वीकनेस ना रहे और एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहे। अभी उन्होंने बोला वसीम के बारे में, बोला कि जी वो उसको ऑफ स्पिन चाहिए थी, लेग स्पिन चाहिए थी, वो क्या कहते हैं लेफ्ट आर्म चाहिए था, तो अमोक पंडित जी ने लेफ्ट आर्म उसको स्पिन कराई। तो वो एक डेडिकेशन था, वो एक एंथुजियाज्म था और एक स्पिरिट था। स्पिरिट क्या था? एक जो है नेचुरल इंस्पिरिट था कि हम लोग एक कॉज के लिए जुड़े। तो हम द बेस्ट पार्ट इज कि हम लोग अगर एक बेटर कॉज के लिए, और मेरा मानना है जिंदगी में, देखिए आप शायद माने ना माने, लेकिन जैसे मैंने रिजल्ट्स भी देखे और अपनी लाइफ को भी देखता हूँ, अगर आपकी नीयत अच्छी है, अगर आपकी सोच अच्छी है और आप काम अगर उसी ढंग से उसी नीयत से करते हैं, तो आपको कुदरत भी सपोर्ट करेगी। और मैं जब इस परिवार से जुड़ा तो मेरे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य था, मैं इस टीम में, इस स्क्वाड में शामिल हुआ उस समय, आज भी मैं शामिल हूँ। मेरे लिए सबसे बड़ा एक अचीवमेंट है कि हाँ, मैं ऐसे लोगों के साथ जुड़ा हूँ जिनके अंदर एक पॉजिटिविटी है। इस क्रिकेट की भी बात कर रहे हैं तो इस क्रिकेट में आज की डेट में जितने भी डिसेबल्स हैं या जो भी चीजें हैं, ये ऑलरेडी एक दुनिया से लड़ रहे हैं, अपनी जिंदगी से लड़ रहे हैं, अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं। और जब इनको पॉजिटिविटी मिलेगी लाइफ में, तो ये ऑटोमेटिकली ये एक स्टार की तरह जो है चमकेंगे। और इन स्टार के साथ चमकाने के लिए इनके साथ वही काम कर सकता है जो बिना किसी स्वार्थ के और बिना किसी नेगेटिविटी, क्योंकि पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी को खींचेगी। तो मैं बड़ा आई एम वेरी लकी टू बी ए पार्ट ऑफ दिस थिंग। एंड मुझे लगता है कि जैसे अभी आपने बताया कि हम सीरीज शुरू करेंगे और लोग आगे जो है, लोग भी आगे जुड़े इस कॉज से, जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो सिस्टम में से हम लोगों की मदद करना चाहते हैं या हम लोगों के माध्यम से इस कॉज की मदद करना चाहते हैं, वो भी जुड़े और फ्रंट पे आके जुड़े, ताकि उनको, और मैं आपको अभी इसी वीडियो के माध्यम से, इस नोट के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा कि आपको एक अलग सुकून मिलेगा एंड यू विल फील कि हाँ आपने कुछ अच्छा कॉज किया है। वेल सेड विक्रांत जी। थैंक यू Very well said. ये एक बहुत बड़ा अच्छा मोटिवेटेड ये था। और एक ये आज का सेशन थोड़ा सा इमोशनल होते जा रहा है। So Deepak ji, I think we are over 45 minutes. Yes, I think we are over 45 minutes and we have to catch up the next. Yeah, we have a next meeting also. So shall we wind up? Yeah, I would like to thank all the guests who joined today's session.
प्रसाद देसाई सर, कश्मीरा मैम, जोगलेकर सर, सुलक्षण सर, इकरान शर्मा जी, अमोक पंडित जी, सौरभ वालकर जी, सुनील राजगुरु जी, दीपक जादव himself. Thank you everybody to participate in this show. Thank you Thank very you. much. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. See you.